क्या मतलब है? मैं क्यों किसी सियासतदान की चाकरियां करूंगा सर? बात सुने मेरी। मैं ऑलरेडी काम पर हूँ, मेरा मिशन कंप्लीट नहीं हुआ। बीच मिशन में आप मुझे इस तरह किसी सियासतदान की नौकरी के लिए कैसे भेज सकते हैं? मेरा कोई सिस्टम नहीं है सिक्योरिटी का। मैं कब से सिक्योरिटी गार्ड का काम करने लगा। वो अच्छा खासा बुरा मना गया था। अरहान, समझने की कोशिश करो। इस साइंसदान ने खुद तुम्हारा नाम लिया है और ये कोई मामूली बात नहीं है सर। मेरे लिए ये बहुत बड़ी बात भी नहीं है। और प्लीज, मैं इस बात को सर पर सवार नहीं कर सकता कि एक सियासतदान की नजर गलती से मुझ पर पड़ गई है और अब इसे सिक्योरिटी के लिए अरहान चाहिए। हालांकि मेरा कोई सिक्योरिटी का ऐसा रिकॉर्ड भी नहीं है जिसकी बिना पर मुझे स्पेशली सिक्योरिटी के लिए हायर किया जाए। वो परेशानी से बोल रहा था। अभी हुरे की तलाश खत्म नहीं हुई थी कि एक नया मसला सामने आ गया था। न जाने ये पॉलिटिशियन था कौन जिसे इतनी ज्यादा आग लगी हुई थी कि अरहान ही आकर इसकी सिक्योरिटी करे। अरहान में ये बात अरहान में ये सारी बातें नहीं जानता। मेरी बात कान खोल कर सुनो। तुम्हें सिक्योरिटी के लिए यहाँ से भेजा जा रहा है। मेरे ख्याल में 1-1.5 महीने तक ही काम करना होगा तुम्हें, जब तक ये पार्टीज वगैरह चल रही हैं पॉलिटिशियंस की, तब तक ही। आने वाले वक्त में इलेक्शन शुरू हो जाएंगे तो ऐसे में पॉलिटिशियन पर अक्सर हमले होते रहते हैं और बहुत बड़े पैमाने पर हमले होते हैं। मैं नहीं चाहता कि हमारी तरफ से इन्हें किसी भी तरह की शिकायत मिले। उन्होंने खुद तुम्हारा नाम लिया है और मैं चाहता हूँ कि तुम जाओ इस काम के लिए। ये मेरा ऑर्डर है सर। जैसे बात खत्म कर गए थे जबकि अरहान सिर्फ गुस्से से इन्हें देखता रह गया, फिर सलूट करते हुए बाहर निकल गया था। क्या हुआ अरहान, सब ठीक तो है ना? सर ने क्यों बुलाया था? दुलकर इसे देखते हुए कहने लगा था जबकि वो दुलकर के सामने सीट पर आकर बैठ गया था। किसी पॉलिटिशियन को बहुत आग लगी हुई है। मुझे सिक्योरिटी के लिए बुला लिया है बेगैरत आदमी ने। है कौन पता तो चले मुझे। इसकी मुंडी मरोड़ूंगा, खुद अपने हाथों से कत्ल कर दूंगा। मेरे काम के बीच में रुकावट डाल रहा है। एक तो वैसे मेरा दूसरा काम मुकम्मल नहीं हुआ, ऊपर से हुरे नहीं मिल रही और इससे भी और इसमें भी बड़ा का वो कमीना कबीर कोई हाथ पैर नहीं हिला रहा और ऊपर से ये सियासतदान बीच में आ गया। मेरी जिंदगी हराम के करके रखी हुई है इन लोगों ने। मैं अपनी मर्जी से कुछ भी नहीं कर सकता। वो गुस्से से बड़बड़ा रहा था। रिलैक्स हो जाओ, अब ड्यूटी है, करनी तो पड़ेगी। वैसे कौन सा सियासतदान बताया है? वो इसे देखते हुए सवाल करने लगा। यार, कराची में है कोई गर्देसी है, वो परसकून अंदाज में कहते अचानक सीधा हुआ था जबकि दुलकर भी हैरत से इसे देख रहा था। दिलरेज गर्देसी, वो दोनों एक साथ बोले थे। मैं इसे फोन करके मना कर दूं? तेरा भाई है, क्या पता मुझे थोड़ी सी राय दे दे। मैं इसे प्यार से समझाऊंगा कि मैं यहाँ अपने कानून पर लगा हुआ हूँ। ऐसे में मेरा इसकी सिक्योरिटी पर आना मुश्किल है। मेरा नाम लिए बगैर जो कहना है कह ले। दुलकर ने पीछे कुर्सी के साथ तेग लगाई तो इसने घूर कर इसे देखा था। मचाल थी जी ये दोस्त इसके किसी काम आ सकता। तेरा भाई है, खून का रिश्ता है। तू एक फोन घुमा सब खत्म हो जाएगा। वो अपना ऑर्डर भी वापस ले लेगा। दोस्त के लिए इतना नहीं कर सकता? मैं तेरे लिए सीने पर गोली खा सकता हूँ लेकिन दिलरेज की मिन्नतें नहीं कर सकता। वो जैसे बात ही खत्म कर गया था। तुझे सीने पर गोली मारकर तेरा अचार डालूंगा मैं। कभी तो मेरे काम आया है, अभी गंदी शक्ल वाले। कभी एक शौरमा खिलाया है मुझे, शक्ल नहीं है तेरी सीने पर गोली खाने वाली। वो गुस्से से कहता उठ गया था जबकि दुलकर कंधे उचका गया था क्योंकि वो जानता भी था कि वो जितना भी गुस्सा करे, जितनी भी नाराजगी दिखाए, सवाल ही नहीं पैदा होता कि वो इसके लिए दिलरेज को फोन करे। इसके लिए क्या वो किसी के लिए इसके लिए तो क्या, वो तो अपने लिए भी कभी दिलरेज को फोन नहीं कर सकता था। ओए मेरी जान के टोटे, तू शौर्मे को तरसा हुआ है। हम तुझे शौरमा खिलाते हैं, बस पैसे तू देगा। वो फौरन ही अपनी जगह से उठता हुआ इसकी गर्दन में हाथ डालते हुए इसे बाहर की तरफ घसीटने लगा था जबकि ना चाहते भी अरहान इसके साथ बाहर निकला था। आहिस्ता आहिस्ता नर्स इसे चलवा रही थी। नर्स का सहारा था जबकि वो आहिस्ता आहिस्ता कदम उठा रही थी। कबीर इसके बिल्कुल सर पर खड़ा था, एक एक कदम पीछे उठा रहा था। मैंने बोला ना मैं अब चल सकती हूँ, आप छोड़ दे मुझे, इसने नर्स की तरफ देखते हुए साजिदी लहजे में कहा। तो कबीर के इशारे पर नर्स पीछे हो गई थी। देखा, मैं चल सकती हूँ ना? इसने 2-3 कदम आगे उठाते हुए पीछे देखकर नर्स को चुताने वाले अंदाज में कहा। तो कबीर के लबों पर हल्की सी मुस्कुराहट बिखरी थी। अगले कदम उठाते ही वो लड़खड़ाई तो वो फौरन ही इसे कमरे से थाम कर अपने करीब कर गया था। इसकी आवाज में हल्की सी लड़खड़ाहट रह गई थी, बाकी अब वो पूरी बात कर सकती थी। इसके मुंह के जख्म ठीक हो रहे थे जबकि बाकी जख्मों पर भी कबीर कोई रिस्क नहीं ले रहा था। आप मुझे सहारा दें, मुझे अच्छा नहीं लगता इनका पकड़ना। वो जो इसके कमरे में हाथ डाले से अपने बेहद करीब किए हुए था, वो इसके कान में सरगोशी नुमा आवाज में बोली थी। तुम्हें अच्छा नहीं लगता इनका सहारा तुम्हें अच्छा नहीं लगता इनका तुम्हारे आसपास होना? इतने नरमी से इसके चेहरे से बाल हटाते हुए पूछा था। इसके बाल बेहद लंबे और बेहद हसीन थे और वो अपने बालों को लेकर बेहद हसास भी थी। एक जबरदस्ती इसने नर्स को अपने बाल धोने के लिए कहा था। हालांकि इसका नहाना ठीक नहीं था इसलिए नर्स ने सिर्फ बाल ही धोए थे। इस वक्त इसके बाल पूरी कमर पर फैले हुए थे जबकि कुछ शरारती लीटें बार बार इसके चेहरे पर बिखर रही थी। बिल्कुल भी पसंद नहीं है। वो मुंह बसूर कर बोली, आप लोग हमारे बहुत काम आए हैं, इसके लिए मैं आपका शुक्रगुजार हूँ। लेकिन मेरी बीवी अब ठीक है, वो खुद से चल फिर सकती है। अब हमें आपकी ज़रूरत नहीं। अब आप अपना काम यहीं पर ख़त्म होता है। कल से आप आने की ज़रूरत नहीं है। वो परसकून लहजे में बोला था जबकि इसकी बात सुनकर हुरे खुश हो गई थी। अब
मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आपको यहाँ आने की ज़रूरत नहीं। वो खुद भी कबीर के बाजू का सहारा लिए खुशी से बोली थी, ठीक है सर, जैसे आपकी मर्ज़ी, हम कल से नहीं आएँगे। नर्स ने फ़ौरन जवाब दिया था, आप आज ही चली जाओ, हम किसी को नहीं बताएँगे, आप छुट्टी कर लो। वो पूरे मज़े से बोली थी। सर, इस नर्स ने कबीर की तरफ देखा जिसने कंधे उचकाए थे। हाँ, अगर आप जाना चाहें तो मुझे कोई एतराज़ नहीं, वैसे भी क्या करेंगे सारा दिन यहाँ, चले जाएँ, इसने बरसुकून सा जवाब दिया। तो नर्स एक दूसरे को देखती हुई घर जाने की तैयारियां करने लगी थी। 7, 8 और 9, अबरक आपको पूरे 9 तिल हैं, बल्कि नहीं, ये गर्दन के पास भी है, 10 हो गए, पूरे 10 हो गए आपके तिल। वो बाहर चारपाई पर धूप में लेटा हुआ था, जबकि वो मजे से इसके तिल गिन रही थी। इसने शलवार ऊपर की तरफ खींचते हुए इसे अपनी टांग पर एक और बड़ा सा तिल दिखाया था। ओह, 11 हो गए, और भी हैं, वो भी दिखाऊं क्या? वो आहिस्ता से इसका हाथ थामते हुए टांग से ऊपर थोड़ा ऊपर करने लगा, तो इसने फौरन ही इसके घुटने पर रख कर मुक्का मारा था। सारे गिन लो मेरी चुड़िया, और भी बहुत हैं, एक एक गिनवाता हूँ तुम्हें। वो शरारती अंदाज में कहता इसका हाथ थामे हुए था, जबकि वो अपना हाथ छुड़वाने की हर मुमकिन कोशिश कर रही थी। अब मेरी बारी, मैं भी गिनूंगा तुम्हारे सारे तिल। वो अचानक उठकर बैठते हुए बोला, तो वो अगले ही लम्हे अपना हाथ छुड़ाती भागने की कोशिश में थी कि अबरक ने अचानक ही उठाकर इसे थामा और फिर कंधे पर उठाते हुए कमरे में लेकर जाने लगा। अबरक, मुझ में बिल्कुल भी हिम्मत नहीं है आपको मजीद बर्दाश्त करने की। आपको मैं खुद बता देती हूँ मेरे कितने तिल हैं। मेरे 7 तिल हैं, एक यहाँ गर्दन पर, एक पीछे कमर पर, और एक यहाँ पेट पर, और एक यहाँ पैर के करीब, एक यहाँ हाथ पर। वो जल्दी जल्दी बताने लगी, जबकि वो इसे कमरे में लाते हुए बेड पर पटक चुका था। मैं खुद अपनी आंखों से एक एक देखूंगा, हो सकता है तुमने ठीक से गिने ना हो। वो जो भागने की कोशिश कर रही थी, अचानक ही टांग से पकड़कर इसे अपनी तरफ खींच गया। अबर, प्लीज नहीं। वो जो इसके दोनों हाथों को थामे इसके ऊपर झुका था, इसके मिन्नत भरे लहजे पर हल्का सा मुस्कुराया था। कसम से जब तुम ऐसे मिन्नत भरे अंदाज में कहती हो ना अबरक, नहीं, दिल चाहता है तुम पर अपनी शिद्दत से बरसों के दिल करता है तुम पर इतनी शिद्दत से बरसों के तुम्हारा पर थकन से चूर हो जाए, और फिर तुम थक कर मेरी बाहों में समा जाओ। मेरा दिल चाहता है अबरक नहीं, अबरक नहीं की गर्दान कुछ मेरा दिल चाहता है कि अबरक नहीं की गर्दान कभी खत्म ना हो तुम्हारे लबों से। ये नाम मसलसल चलता रहे, और मैं तुम्हें उतरता चला जाऊं, तुम्हें सनमाता चला जाऊं। मैं आइंदा कभी आपको छुट्टी करने की इजाजत नहीं दूंगी। अब इसका हाथ अपनी कमीज के अंदर महसूस करती हुए धमकी देने लगी थी। ओहो, इसका मतलब है मेरी बीवी के इरादे आगे खतरनाक हैं। मुझे सारी कसरें आज ही पूरी कर लेनी चाहिए, ताकि आके अगर मुझे कभी छुट्टी ना मिले तो कोई हसरत बाकी ना रह जाए। वह मजे से कहता है, इसके लबों पर पूरी शिद्दत से झुका था, अंदाज ऐसा था जैसे इसके अंदर एक सांस भी नहीं छोड़ेगा। जालिम है अबरक, आप बहुत जालिम है। वो इसके होंठों को बख्शता इसकी गर्दन पर झुका था, जब इसके जालिम कहने पर अगले ही लम्हे अपने दंतों का जोरदार निशान इसकी गर्दन पर बिखेर गया। वो बुरी तरह से मचलती करवट बदल गई थी जब इसे अपनी कमीज की जिप खुलती हुई महसूस हुई। फिर वहां अबरक के लबों की हरकत ने बाकी कसर भी पूरी कर दी थी। आपको रहम नहीं आता मुझ पर? इसके लबों को खुद पर बिखरते महसूस करके वो इसे पीछे की तरफ देखती शिकवागना लहजे में बोली थी, तुम्हारे मामले में मैं बहुत जालिम हूँ। वो कहते हुए अचानक इसकी कमर पर अपने दांतों के निशान बिखेरने लगा था। वो सचमुच में इसके मामले में जालिम ही था। इस बात का एहसास इसे हर लम्हे के साथ हो रहा था। कुछ काम प्यार से ही किए जा सकते हैं, इसने जताया था। मुझे प्यार से करना नहीं आता, तुम करो, प्यार से सीख जाऊंगा। वो इसे जकड़ रहा था, ऐसे जैसे कोई किसी की जान को मुट्ठी में जकड़ता है। मुझे नहीं करना आपसे प्यार, वो मुंह बनाकर बोली थी, जबकि अबरक का हाथ अपने बालों में फंसता महसूस किया। इसने हैरत से पलट कर देखा था, जबकि वो उसके बालों को पूरी शिद्दत से मुट्ठी में जकड़ चुका था। अबरक वो हैरत से पीछे पलटकर इसका चेहरा देखने लगी थी, जबकि अपने बालों में इसकी गिरफ्त हर लम्हे के साथ सख्त सख्त होती महसूस हुई। इसकी आंखों में अजीब सी सुर्खी थी। क्या कहा तुमने? मुझसे प्यार नहीं करोगे तुम? वो सवालिया अंदाज में बोला, जबकि हर लम्हे के साथ इसकी गिरफ्त में इजाफा हो रहा था। दिलम को लगा था इसके बाल जड़ से उखड़ जाएंगे। अबरक, चुप, खबरदार जो कोई भी लफ्ज मुंह से निकाला। क्या बका तुमने? मुझसे प्यार नहीं करोगी? वो इसके बालों को झटका देता इसे मजीद अपने करीब खींच चुका था। मुझसे प्यार करोगी तुम, जुनून की हद तक प्यार करोगे, क्योंकि तुम मुझसे प्यार नहीं करोगी तो मैं तुम्हें जान से मार डालूंगा। तुम्हें मुझसे मोहब्बत करनी होगी दिलम अबरक्षा, तुम्हें मुझे जुनून की हद तक चाहना होगा। सुना तुमने? तुम मुझसे मोहब्बत करोगी। वो गुस्से से बोला, कम दहाड़ा ज्यादा था, इसके लहजे में शेर की दहाड़ थी। वो खौफ से कांपने लगी थी। अबरक का इस तरह का रिएक्शन इसे समझ में नहीं आ रहा था। अभी थोड़ी देर पहले तो वो कितनी मोहब्बत से इसे बात कर रहा था, और अब अचानक अबरक इसकी सांसें जैसे सीने में ही अटकने लगी थी। अबरक का ये अंदाज इसे कुछ बोलने ही नहीं दे रहा था, जबकि इसके हाथ की गिरफ्त अपने हाथों पर महसूस करती वो तड़पते हुए अपना हाथ इसके नीचे से निकालकर अपने बालों पर रख चुकी थी। मोहब्बत करो कि मुझसे एक झटके से सीधा करते हुए इसके तकिए के साथ लगाया था। ऐसे लगा जैसे वो इसे बेड में ठस जाएगा, दस जाएगी। करूंगी, वो लड़खड़ाते लहजे में बड़ी मुश्किल से बस इतना ही बोल पाई थी, जबकि अबरक के लबों पर हल्की सी मुस्कुराहट खिली थी। वो इसके बालों को नरमी से अपनी गिरफ्त से निकालते हुए अचानक ही कहकर लगा गया था, मैं जानता हूँ मेरी दिलम मुझसे मोहब्बत करेगी। मुझसे मोहब्बत नहीं करेगी तो फिर किससे करेगी? मेरी दिलम मेरी है, मुझे सिर्फ मुझे चाहती है। मेरी दिलम मुझे बहुत मोहब्बत करेगी, बहुत चाहेगी मुझे, है ना? वो इसके चेहरे से आंसू साफ करता इसके पूरे चेहरे पर अपने लब रखने लगा था, इसके एक एक नक्श को शिद्दत से चूमते हुए। वो पता नहीं क्या क्या बोल रहा था, जबकि दिलम को लगा जैसे वो तपती धूप से छाँव में आ गई है।
आई लव यू दिलम, आई लव यू सो मच। मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, बहुत प्यार। तुम सिर्फ मेरी हो, सिर्फ मेरी हो। तुम मेरी ज़िंदगी हो, मेरी मोहब्बत हो, मेरी चाहत हो। तुम सिर्फ मेरी हो, सिर्फ और सिर्फ अब्रक्षा की हो तुम। किसकी हो तुम? इसके एक एक नक्श को चुमता अचानक सर उठाए इससे सवाल करने लगा था। वो पूरा वजन इस पर डाले हुए था, जबकि वो बुद्ध बनी से महसूस कर रही थी। किसकी हो तुम? वो जो मासूमियत से बोल रहा था अचानक दहाड़ा, तो वो जैसे होश की दुनिया में वापस आई थी। अब्रक्षा की, आपकी, सिर्फ और सिर्फ अब्रक्षा की। मैं आपसे मोहब्बत करूंगी अब्रक, मैं आपसे बहुत मोहब्बत करूंगी। वो इसके चेहरे को अपने हाथों में थामते हुए बोली तो इसके लबों पर गहरी मुस्कुराहट उभरी थी। दिलम को लगा जैसे इसने दो जहानों की खुशी से थमा दी है। वो इसके चेहरे पर झुकता एक दफा फिर से अपने लबों को बेलगाम हरकत देने लगा, जबकि दिलम अपने नाजुक वजूद पर इसकी बेकरारियां महसूस करती सर पैर हैरत का शिकार थी। अब रका ये अंदाज इसकी समझ से बाहर था। जब वो खुद जैसे इस पर बिखर रहा था, वो जैसे खुद को इस पर वार देना चाहता था। वो अजीब दीवाना था, इसकी दीवानगी की समझ से बाहर थी। कम से कम वो मासूम सी लड़की इस शख्स को नहीं समझ सकती थी। वो पल में धूप पल में छाऊं था, इसका हर अंदाज जानलेवा था। अबरक वो थोड़ी देर पहले ही तो इसकी शिद्दत से रिहाई हासिल कर पाई थी। इसमें इतनी हिम्मत ना थी कि वो मजीद इस शख्स को खुद पर बर्दाश्त कर पाती। वो उसके कंधे पर हाथ रखते इसे रोकना चाहती थी, जब अचानक कि वो इसके हाथ को देखते हुए दूसरी निगाह इसके चेहरे पर डाल के इसकी निगाहों में कुछ ऐसा था जिसने दिलम को अपनी रीढ़ की हड्डी में सदलहर महसूस हुई थी। इसने अगले ही लम्हे अपना हाथ इसके कंधे से हटाते हुए इसकी गिद अपना हिसार बनाया था। इसकी आंखों की अजीब सी सुर्खी अचानक रंग बदल गई थी। एक मुस्कुराहट के साथ वो अगले ही लम्हे इस पर झुक गया था और एक दफा फिर से वो तमाम शिद्दत इस पर बरसाने लगा था। वो लम्हात दिलम के लिए इंतहाई मुश्किल साबित हो रहे थे। ये शख्स इसके लिए इम्तहान बनता जा रहा था। वो नहीं समझ पा रही थी इसे, बिल्कुल नहीं समझ पा रही थी। ये शख्स जैसे कोई सवाल था जिसका कोई जवाब भी नहीं था इसके पास। इसके ना रुकने वाली शिद्दतों ने दिलम की जैसे सांसें रोक दी थी, लेकिन वो इसे रोकने की हिम्मत ना कर पाई थी। जबकि हर थोड़ी देर के बाद इसके मुंह से आई लव यू सुनते हुए ऐसा महसूस हो रहा था जैसे वो मोहब्बत के किसी अलग ही जहान में है। वो इजहार करता था, लम्हा लम्हा करता था। इसका इजहार दिलम के लिए जैसे सब कुछ था। हाँ, वो इसके इजहार पर जिंदगी जी सकती थी। वो इस शख्स की जानलेवा अपना पनाहों में सारी जिंदगी रह सकती थी। वो इस पर कितना ही सितम ढाए, कितना ही जुल्म करे, दिलम का कोई फर्क नहीं पड़ता था। इसकी सांस सांस में इस शख्स का नाम था। वो खुद को इसके नाम कर चुकी थी। वो जल्दी जल्दी इसके लिए सूप बना रहा था, जबकि साथ ही दूसरी हांडी में इसने वाइट चिकन तैयार किया था। इसका हर काम बहुत साफ सुथरा था। वो अपने कामों में मसरूफ था। जब वो आहिस्ता आहिस्ता दीवार का सहारा लेती, खुदे किचन के दरवाजे से झांकते हुए मुस्कुराई थी। आ जाओ, अंदर आ जाओ। वो तेजी से इसके पास आता इसे सहारा देते हुए अंदर ले आया था। आप अच्छा खाना बनाते हैं, आपको सब कुछ बनाना आता है? वो वहीं कुर्सी पर बैठती से सवाल करने लगी थी। हाँ, मुझे सब कुछ बनाना आता है, वह हल्की सी मुस्कुराहट के साथ कहता किचन के दरवाजे के बाहर छोटा सा कारपेट बिछा रहा था, जो सारे कमरों के बाहर भी था। वो नोट कर रही थी। वो हर काम करते हुए साथ ही साथ टिश्यू से मुकम्मल सफाइयां कर रहा था। इसे देखते हुए खुदे को हैरत भी हो रही थी। इसे नमक के डब्बे से नमक निकालने के बाद डब्बे को टिश्यू पेपर से साफ किया तो इसकी हंसी छूट गई थी, जबकि वो इसकी हंसी पर ध्यान देने के बजाय बाकी काम भी इसी स्पीड से कर रहा था। चम्मच को टिश्यू से साफ करते हुए इसने आहिस्ता से थोड़ा सा सूप इसमें डालकर हल्की फूंक मारते हुए इसके मुंह में चम्मच डाली थी। नमक बराबर है? इसने देखते हुए सवाल किया तो खुदे ने फौरन हाँ में सर हिलाया था, जबकि वो परसकून सा सिंह में फौरन चम्मच धोने के बाद इसे खुश करता वापस चम्मच हैंडल में लटका चुका था। इसका अंदाज देखकर खुदे को बड़ा मजा आ रहा था। इसने आहिस्ता से टेबल पर पहले प्लास्टिक के फूलों में से एक पत्ता निकालकर जमीन पर फेंका था, जिस पर कबीर की फौरन नजर पड़ गई थी। वो फौरन पत्ता उठाकर डस्टबिन में डालता दोबारा से पलट गया था। खुदे को इसकी ये चीज मजा दे गई थी। इसने एक दफा फिर से सामने गमले से प्लास्टिक के फूल निकालते हुए एक फूल को तोड़ा और इसमें से 3-4 पत्तियां जमीन पर फेंक दी। अच्छा, इधर गंद पड़ा हुआ है। वो बाकी पत्तियां हाथ में छुपाते हुए बोली तो फौरन ही पीछे की तरफ मुतवज्जो होता जल्दी जल्दी जमीन साफ करने लगा था। तो वो खिलखिलाकर हंसी थी। अभी वो पत्तियां साफ करके दोबारा अपने खाने की तरफ मुतवज्जो ही हुआ था कि इसने फिर से बाकी की फूल की पत्तियां भी जमीन पर फेंक दी। इधर भी गंद है, यहाँ से साफ नहीं किया आपने? वो टेबल की दूसरी तरफ इसे दिखाने लगी तो वो हैरान होता इस तरफ देखने लगा था जहाँ पत्तियां पड़ी हुई थी। वो इन पत्तों को भी उठाता डस्टबिन में भी डालता दोबारा खाने की तरफ मुतवज्जो हुआ था कि हुडे की नजर अब सामने रखी नमकदानी और मसालेदानी पर पड़ गई थी। इसने आहिस्ता से मसाले की डब्बी को हाथ में पकड़ा और फिर इसे टेबल पर उलेट दिया। थोड़े थोड़े से फासले पर इसने पूरे टेबल पर ही मसाला बिखेर दिया था। इट्स सो डर्टी, ये टेबल कितना गंदा है। वो मसाला अपनी जगह रखते हुए अजीब सा मुंह बनाकर बोली तो अब की दफा कबीर की हैरत की कोई इंतहा न रही थी। वो जल्दी से टिश्यू निकालते हुए टेबल साफ करने लगा तो वो खिलखिलाने लगी थी। हाँ 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 हाँ, वो क्या है ना, आज तक मैंने इतना साफ सुथरा आदमी नहीं देखा। वो मजे से कहती और भी जोर से हंसने लगी थी, जबकि इसके यूं हंसने पर कबीर के लबों पर भी तबस्सुम बिखरा था। अच्छा, तो मेरे जैसा साफ सुथरा आदमी नहीं देखा, लेकिन मुझे तो लग रहा था कि तुम मजीद 1 महीने के बाद कहोगे कि असल में आपसे ज्यादा गंदा इंसान नहीं देखा। वो वहीं टेबल पर बैठा इसके साथ इसकी तरफ झुकते हुए शैतानी अंदाज में बोला तो हुडे इसकी बात का मतलब नहीं समझ पाई थी। अरे नहीं नहीं, आप बहुत साफ सुथरे इंसान हैं, मैं ऐसा क्यों बोलूंगी? वो इसे देखते हुए मासूमियत से सवाल करने लगी। जब अगले ही लम्हे वो इसके लबों पर झुकता अपने लबों को इसके लबों पर रख गया था और फिर इंतहाई नरमी से इसके लबों को चूमता पीछे हटा था। दोबारा इसका चेहरा देखने लगा जो अगले ही लम्हे सुर्खी छलकाने लगा था।
ए आप कितने गंदे हैं। वो फ़ौरन अपना चेहरा हाथों में छुपाते हुए बोली तो कबीर का बेबाक कहका सिर्फ किचन की दीवारें नहीं बल्कि पूरा घर हिलाकर रख गया था। अभी कहाँ मेरी मासूम खरगोशनी, तुम एक दफ़ा ठीक हो जाओ फिर मैं तुम्हें दिखाऊंगा कि मैं कितना गंदा हूँ। इसके हाथ इसके गालों से हटाते हुए नरमी से इसके गाल खींचता दोबारा से अपने खाने की तरफ मतवज्जो हो गया था। जबकि वो अपने हाथों में चेहरा खिलाए वहीं इसकी पीठ को मासूमियत से देखती रह गई थी। असल में खुद खा लूंगी। वो इसे अपने हाथों से बिल्कुल छोटे छोटे निवाले बनाकर खिला रहा था। जब हुरे ने इसे देखते हुए कहा था, वो खुद एक निवाला भी नहीं ले रहा था। मैं खिला रहा हूँ ना, तुम्हें गर्म लग जाएगा। वह बड़े प्यार से इसके चेहरे पर हाथ फेरता फिर से नवाला छोटा सा नवाला बनाकर इसके मुंह में डालने लगा था। आज इतने दिनों में वह पहली दफा रोटी खा रही थी। आप कितनी प्यारी रोटी बनाते हैं, एकदम गोल गोल, और सालन भी बहुत मजे का पकाया है आपने। आपको सब कुछ बनाना आता है। वह मुंह खोलते हुए नवाले लेती से सवाल करने लगी थी। जबकि कबीर इसकी बात सुनकर हल्का सा मुस्कुराया, हाँ में सर हिला गया। आपको किसने सिखाया ये सब कुछ? मेरा मतलब है आपकी अम्मी ने सिखाया होगा। वह मजीद सवाल करने लगी। अगर अम्मी होती तो तुम्हें लगता है कि मुझे ये सब कुछ करने की जरूरत पड़ती? इसने एक और नमाला बनाते हुए सवाल किया। तो हुरे की आंखों में उदासी आ गई थी। आपकी अम्मी फोत हो गई हैं? इसने इंतहाई मासूमियत से सवाल किया। तो कबीर ने सिर्फ आंखों से हल्की सी हरकत दी थी। हुरे का दिल कैसी उदासी से भर गया था। आपकी अम्मी कब फोत हुई? मेरा मतलब है कितने साल हो गए इनको फोत हुए? बहुत साल हो चुके हैं। यूँ समझ लो कि मैं 8 या 9 बरस का था। वो एक और नवाला इसके मुंह में डालने लगा था। और आपके अब्बू? मेरा मतलब है अब्बू है ना आपके? मेरा अच्छा खासा बड़ा खानदान है। बाप है, सुरीली माँ है, दादा दादी, बहुत लोग हैं। लेकिन इतना बड़ा भरपूर खानदान होने के बावजूद भी मैं अकेला हूँ। मुझे अपनी जिंदगी में तुम्हारी तलाश थी, तुम हो मेरे साथ, मुझे किसी की जरूरत नहीं। वह नरमी से इसका हाथ अपने हाथों में थामता इसकी उंगलियों को अपने लबू से लगा गया था। इसकी हरकत पर हुरे के हाथ सरासर लर्जे थे, जबकि गाल अलग ही टमाटर की तरह सुर्ख हो चुके थे। आप मुझे कितना जानते हैं हसन? मेरा मतलब है आपको मेरे माँ बाप के बारे में पता है? मेरे अम्मी अब्बू दादा दादी चाचा चाची बहन भाई, मेरे भी तो सारे रिश्तेदार होंगे ना? वो उन्हें देखते हुए सवाल करने लगी। तो कभी ने एक नजर से देखा फिर गहरी सांस ली। हुरे मुझे बस इतना पता कि तुम्हारी फैमिली में तुम्हारी एक चाची है, इनके अलावा कुछ नहीं जानता। तुम्हारी अम्मी फोत हो चुकी हैं और तुम्हारी चाची का एक 2.5 साल का बेटा है। वो मजीद नवाला बनाने लगा तो हुरे ने गर्दन नफी में हिलाई थी। वो आधी रोटी खा चुकी थी, इसके लिए इतना ही काफी था। हमें मोहब्बत कैसे हुई थी? इसने अचानक एक और सवाल कर डाला था। मोहब्बत तो मोहब्बत होती है ना, कभी भी हो जाती है, कैसे भी हो जाती है। अब तुम्हारे दिल में मेरे लिए प्यार कैसे जागा मैं नहीं जानता, लेकिन मुझे तुमसे इश्क हो गया था। तुम मेरे ख्वाबों में आती थी, हर रोज मेरी दुल्हन बनकर, और तुम इतनी प्यारी लगती थी कि हद नहीं। तुम तो मुझ पर हुक्म भी चलाती थी, हर वक्त ऑर्डर देती रहती थी। ख्वाबों में मेरा ये हाल था, सोचो असल जिंदगी में आकर तुम पता नहीं क्या क्या करोगी। इस दिन हम निकाह करने जा रहे थे, रास्ते में एक्सीडेंट हो गया। मैं बहुत कोशिश के बावजूद भी कंट्रोल नहीं कर सका। तुम गाड़ी से निकलकर खाई की तरफ गिर गई। बहुत ज्यादा चोट लगी। मैंने गाड़ी को कंट्रोल कर लिया लेकिन तुम्हें बचा नहीं सका। वो एक हाथ थोड़ी के नीचे रखे आंखें झुकाई यूं ही बोले जा रहा था। शायद वो ये कहानी पहले ही सोच चुका था। वो वक्त बुरा था, गुजर गया। असन शायद ये सब कुछ ऐसे ही लिखा था। फिर नजर भी तो लग जाती है ना, हमें भी नजर लग गई होगी। वो अपने हाथ से छोटा सा नवाला बनाते हुए इसकी तरफ बराती मासूमियत से बोली। तो कबीर कुछ नहीं बोल पाया था। वो हैरत से इसका चेहरा देखने लगा। आज तक इतने प्यार से कभी इसे किसी ने खाना नहीं खिलाया था। उसने अपनी 30 साल जिंदगी में जैसे झांका था, कोई एक मेहरबान हाथ, कोई एक मोहब्बत भरा लम्हे से महसूस नहीं हुआ था। हाँ, इसने जिंदगी में कभी मोहब्बत महसूस नहीं की थी। वह आहिस्ता से इसके नन्हे से हाथ को अपने बारी हाथ की गिरफ्त में लेता इसके हाथ में मौजूद छोटे से नवाले को अपने मुंह में लेने लगा तो अचानक ही आंखें छलक पड़ी थी। हसन आप रो रहे हैं? वो जो अपने हाथ पर इसके हाथों की गिरफ्त महसूस करती शर्म से लाल हो रही थी, अपने हाथ के पीछे की साइड पर आंसू का कतरा महसूस करती इसकी तरफ बड़ी थी। वो इसके गाल पर हाथ रखती इसका चेहरा ऊपर कर गई थी। अरे मुझे कभी किसी ने इतने प्यार से खाना नहीं खिलाया, कभी किसी ने इतने प्यार से मुझे पुकारा भी नहीं, जानती हो? मैंने आज तक खुद अपनी ही इतनी कम आवाज़ सुनी। लोग कहते हैं कि मुझे बोलना नहीं आता, सिर्फ दहाड़ना आता है, गुर्राना आता है। लोग कहते हैं मैं मोहब्बत के काबिल नहीं हूँ। वो अपने गाल पर हाथ रखा हुआ इसके हाथ को अपने हाथ की गिरफ्त में लेता इसके हाथ को अपने गाल पर सख्ती से जकड़ गया था। झूठ बोलते हैं, फजूल बातें करते हैं सब लोग। आप तो इतने प्यारे बोलते हैं, जलते हैं आपसे। आप इतने प्यारे हैं ना, इसलिए दफा करें इन सबको जो आपसे प्यार नहीं करते। आपको प्यारा नहीं बोलते, मैं बोलूंगी प्यार से। वो अपना दूसरा हाथ भी इसके दूसरे गाल पर रखते हुए बोलते, कभी इसके हाथ पर अपने लब रखता, अगले ही लम्हे इसकी कुर्सी को अपनी तरफ खींचते हुए इसे अपने सीने से लगा गया था। तुमसे बहुत प्यार करूंगा, बहुत बहुत ज्यादा प्यार करूंगा। तुम कभी मुझे छोड़कर मत जाना, चाहे कुछ भी क्यों ना हो जाए, कुछ भी हो जाए, तुम कभी मुझसे दूर नहीं जाओगी। वो उसके चेहरे को अपने हाथों में थामते हुए कहने लगा तो हुरे ने फौरन हाँ में सर हिलाया था। मैं अब कहाँ जाऊंगी? आपने मुझे सारी जिंदगी के लिए खुद के साथ बांध दिया है। अब तो मुमकिन ही नहीं है कि आपसे कभी भी दूर हो पाऊं। अब तो जहां भी रहूंगी, जैसे भी रहूंगी, आपके साथ रहूंगी, मेरे हैंडसम से हस्बैंड। वो फिर से इसके गालों पर हाथ रखते हुए कहने लगी, ये जाने बिना कि इसके गुस्से काल में सिर्फ अजियत और तकलीफें ही थी जो आने वाले कल को इंतहाई बदनुमा बना सकती थी। लेकिन इस वक्त तो वह हर सच्चे अनजाने शख्स को जानती थी। वो आज बहुत कुछ पूछने का इरादा रखती थी लेकिन पूछ कुछ भी नहीं पा रही थी। आज इसने सोच लिया था कि वह उनसे अपने माजी के बारे में जानने की कोशिश करेगी और उसे यकीन था कि वह उसके हर सवाल का जवाब देगा। लेकिन इस वक्त वो खुद इतना परेशान था कि वह उसे मजीद परेशान नहीं करना चाहती थी।
असन वो गंध वो इसे अपने सीने से लगाए न जाने कितनी ही देर से यूं ही अपने करीब किए रखना चाहता था, जब वो अचानक इसके सीने पर हाथ मारती इसका ध्यान जमीन की तरफ दिलाने लगी थी, जहां पर इसने खुद ही साइड पर पड़ी मसालेदानी से नीचे मसाला बेखे रखा था। कबीर ने एक नजर जमीन की तरफ देखा, फिर इसे घूरा, जिस पर वो खिलखिलाकर हंसी थी। चाहिए चाहिए साफ कीजिए ना, दिल में गुबार उठता रहेगा। और सीढ़ी है ना आपको, वो मजे से खिलखिलाते हुए बोली थी, जबकि कबीर ने हैरत से देखा था। ये बात इसे किसने बताई थी? तुम्हें कैसे ये बता? वो इसके करीब से उठते हुए फर्श साफ करने लगा था। नर्स ने बताया था कि सर को सफाई का फोबिया है। आपके अंदाज से तो 1.5 महीने के बच्चे को भी पता चल जाएगा कि आप सफाई के लिए कितने जुनूनी हैं। चले जल्दी से साफ करें और फिर मेरे लिए चाय बनाए, मैं चाय पीऊंगी। मैंने नहीं दूध पीना। मैं छोटा काका थोड़ी हूँ जो दूध पीऊंगी। मैं एक शादीशुदा लड़की हूँ, मुझे चाय पीनी है। वो कुर्सी से उठते हुए मजीद वो कुर्सी से उठते हुए मजे से टेबल पर बैठी तो कबीर ने इसे घूरा था, जबकि इसके कुन्ने पर वो खिलखिलाकर हंसी थी, यानी कि ये चीज़ भी कबीर के खिलाफ थी। वो कैसे भूल गई थी कि वो ओसीडी का मरीज था, हर तरह की बेतरतीबी और इनडिसिप्लिन इसके असूलों के खिलाफ था। तुम दूध पियोगी क्योंकि चाय तुम्हारे लिए अच्छी नहीं है, वो नरमी से बोला था। वह खिलखिलाती प्यारी लगती थी, इसको तो 7 खून माफ थे। वो इसके सामने ना तो आवाज तेज करने का इरादा रखता था और ना ही इसे खुद से खौफजदा करने का इरादा रखता था। वो बस अपना डर इसके अंदर से खत्म करना चाहता था। वो अपनी हर गलती का असाला करना चाहता था। वो जो कुछ कर चुका था, इसके बाद वो इस लड़की को अब इतनी तेज आवाज से भी तकलीफ नहीं पहुंचाने वाला था। नहीं नहीं, मैं दूध नहीं पीना, मैंने चाय पीनी है। अगर आप मुझे चाय नहीं दोगे तो मैं आपसे नाराज हो जाऊंगी, मैं कभी नहीं बोलूंगी। सोच लो, अब इस घर में तो मेरे अलावा और कोई है भी नहीं बात करने वाला। अगर मैं नहीं बोलूंगी तो फिर आपका क्या होगा? वो जैसे इसे तन्हाई से डराना चाहती थी। वो चाहती थी कि वो इस बात से डर जाए कि अगर इससे वो कोई बात करने वाला नहीं होगा तो वो अकेला रह जाएगा। वो कहाँ जानती थी कि वो तो सदियों से ही अकेला है। तुम्हें एक राज की बात बताऊं, पिछले 8 साल से मैं इस घर में बिल्कुल अकेला रह रहा हूँ। वो जरा इसके पास आते हुए बोला वो जरा इसके पास आता वो जरा सा इसके पास आता इस पर झुकते हुए बोला था। हाँ, लेकिन कोई तो बात करता रहता होगा ना। जैसे कि वो आगे पीछे सर घुमाती सोचने लगी थी, जैसे कि ये दीवारें, ये बर्तन, ये टेबल, ये कुर्सियां नहीं ना, ये सब कुछ नहीं बोलते, इनकी जुबान नहीं है। मैं सच में अकेला ही रहता हूँ बिना बात किए। हाँ, तो वो तो तब की बात है ना जब कोई नहीं था। अब तो मैं हूं ना, और मैं बोल भी लेती हूँ। और अगर मैं नहीं बोलूंगी तो फिर कितनी शर्मिंदगी वाली बात होगी ना आपके लिए कि घर में सिर्फ एक इंसान है, वो भी आपसे बात नहीं कर रहा। मतलब खुद ही सोचें आप, अभी 2-3 दिन पहले निकाह हुआ है और आज आपकी बीवी नाराज हो गई। छी 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 छी, कितनी गलत बात है। आपने 2 दिन की दुल्हन को नाराज कर दिया। नहीं नहीं, अभी भी नाराज नहीं हुई हूँ। अभी आपके पास चांसेस है मुझे मनाने के, लेकिन नाराज हो सकती हूँ। मैं आपको ये बता रही हूँ, अगर आपने मुझे चाहे नहीं। वो अभी कुछ बोल ही रही थी जब अचानक ही कप इसके सामने रखा गया था। ये क्या, ये तो बिल्कुल थोड़ी सी है। मैं नहीं पीती, मैं नाराज हूँ। वो चाय के कप में झांकते हुए आधे से ज्यादा वो चाय के कप में झांकते हुए आधे से जरा कम चाय को देखती मुंह बना गई थी। तो वो समझ ही चुकी थी कि वो चाय बना रहा है, इसलिए तो वो इतना बोल रही थी। लेकिन अब वो इस पर जुल्म कर रहा था। तुम नाराज हो जाओ, मैं शर्मिंदगी उठा लूंगा। वो कप इसके सामने उठा से वो कप इसके सामने से उठाते हुए बोला, तो वो अगले ही लम्हे झपट कर कप उठा चुकी थी। नहीं, मैं थोड़ी थोड़ी राजी हूँ। क्या याद करेंगे आप? अब अच्छी थोड़ी ना लगता है 2-3 दिन की दुल्हन नाराज होकर बैठ जाए। कोई बात नहीं, क्या याद करेंगे आप? कितनी सही बीवी मिली है आपको। वो कप लब्बों से लगाते हुए बोली तो कबीर मुस्कुराते हुए अपनी चाय कप में डालने लगा था। इसे अंदाजा नहीं था कि वो इतनी बातूनी किस्म की लड़की होगी। वो बहुत ज्यादा बोलती थी। इसको अंदाजा था कि बात करते हुए इसके गले में तकलीफ होती होगी, लेकिन शायद वो अपनी बातों में किसी चीज को महसूस ही नहीं कर रही थी। इसकी बक बक भी कबीर को बहुत प्यारी लग रही थी। वो मजे से इसकी बातें सुनते हुए इसके साथ खरा चाय पी रहा था। वाह, आप खाना अच्छा बनाते हैं, रोटी कितनी गोल पकाते हैं, उसके बाद चाय भी कितने मजे की बनाते हैं। अगर मेरी शादी आपके साथ ना हुई होती तो जिसके साथ आपकी शादी होती वो कितनी लकी होती ना। वो अचानक बेतु के अंदाज में बोलते, तो कबीर ने हैरत से पलट कर से देखा था। वो खुद को खुशकिस्मत नहीं कह रही थी, बल्कि अपनी जगह किसी और को लाते हुए इसे खुशकिस्मत करार दे रही थी, जो मुमकिन ही नहीं था। तुम ये भी तो कह सकती हो ना कि मैं कितनी खुशकिस्मत हूँ कि मुझे ऐसा शोहर मिला। कबीर ने पलटकर इसकी टेबल पर ही अपनी जगह बनाई थी। ना जाने क्यों उसे ये बदतमीजी भी बली लग रही थी। हाँ, मैं क्यों आपको अच्छा बोलकर आपको सर पर चढ़ाऊं? शोर लोग बड़े चालाक होते हैं, इनको पता चल जाए कि बीवी को इनकी कोई हासियत पसंद है तो सर पर चढ़ जाते हैं। मैं आपको सर पर थोड़ी ना चढ़ाऊंगी। मैं लकी नहीं हूँ। अगर मेरी जगह कोई और लड़की होती तो वह लड़की होती, लेकिन ये सारे काम तो मैं भी कर लेती हूँ। इसमें कौन सी बड़ी बात है? आप काम क्या करते हैं? मेरा मतलब है आप कोई जॉब वगैरह नहीं करते, इतने दिनों से घर पर ही हैं। वह मजे से इसकी बातें सुनते हुए मुस्कुरा रहा था, जबकि अब की दफा इसके बात सुनते इसके लब सिकुड़ गए थे। इसने तो ये सोचा ही नहीं था कि अगर वो ये सवाल करेगी तो इसने क्या जवाब देना है, क्योंकि वो ये नहीं कह सकता था कि वो पुलिस में है। वो ऐसा कुछ भी नहीं कह सकता था जिससे हुरे का खौफ बढ़े। यहाँ फिर इसकी याददाश्त वापस आने के चांसेस हों। हाँ, वो बहुत मतलबी हो रहा था। वो चाहता ही नहीं था कि हुरे की याददाश्त वापस आए। मैं असल में गवर्नमेंट ऑफिस वर्कर हूँ। गवर्नमेंट ऑफिस वर्कर वो क्या होता है? काम क्या है आपका वहाँ पर? कहाँ पर काम होता है आपका? अदालत में? वो उसे देखते हुए अंदाजे से बोली तो कबीर ने हाँ में सर हिला दिया था। आप वकील हैं? वो लब्बों पर हाथ रखे हैरत से बोली थी, जबकि कबीर ने कंधे उचकाए थे। ओहो, मैं भी सोचूं अब इतना कम क्यों बोलते हैं। अब समझ में आया, जो भी बोलना चलना हो वो तो आपकी अदालत में बोलते हैं ना, वहाँ तो बोलने के भी पैसे मिलते हैं। वो बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, मुझे वकील बहुत पसंद है।
काला कोट पहनकर आप बहुत हैंडसम लगते होंगे ना, मुझे पहनकर दिखाइएगा अपना अदालती वाला कोट। आपके पास कितने काले कोट है? बस वैसे ज़्यादा ही एक्साइटेड हो गई थी, जबकि कबीर को अब समझ में नहीं आ रहा था कि वो अपने झूठ को किस तरीके से कायम रख सके। मैं जब पहनूंगा तब दिखा दूंगा, अभी के लिए तुम चलो, बहुत वक्त हो चुका है, तुम्हें मेडिसिन देनी है, इसके बाद तुम आराम से सो जाओगी। वैसे मजीद कुछ भी बोलने का मौका दिए बगैर ही आहिस्ता से इसे अपनी बाहों में उठा चुका था। एक तो आप फ़ौरन ही मुझे उठा लेते हैं, कम से कम मुझे बताया तो कीजिए ना। वो इसके सीने में छुपती हुई अच्छी खासी शर्मिंदा हो गई होते हुए बोली थी। वो एकदम इसे गुड़िया की तरह उठाकर अपने सीने से लगा लेता था। वो ठीक से शर्मा तक नहीं पाती थी। बताने से क्या हो जाएगा भाई? इसकी बात के ऊपर मुस्कुराते हुए वो कदम अपने रूम की तरफ बढ़ा गया था। अगर आप बता देते तो मैं आपको बता देती कि अब मैं चल सकती हूँ। वैसे बेड पर लिटाते हुए मेडिसिन निकालने लगा था। मैं नहीं चाहता कि तुम मुझे ये बताओ कि तुम चल सकती हो। मैं चाहता हूँ मैं सारी ज़िंदगी तुम्हें अपनी बाहों में उठाकर चलता रहूँ। एक छोटी सी गोली इसके मुंह में रखते हुए पानी का गिलास इसके लबू से लगा गया था। वो अपनी बात मुकम्मल करता इसकी आंखों में झांक रहा था, जहाँ वो कोई जवाब देने के बजाय निगाहें झुका गई थी। कबीर मत बसा हुआ था। वो इस बात पर इस लड़की से किसी और जवाब का मुंतजर था, लेकिन शायद इस वक्त शर्माना ज़्यादा ज़रूरी था। ये वाइट वाले ठीक है? अलमारी की तरफ आते हुए इसने अपना सफ़ेद सूट निकाल कर इसके सामने किया था। मैं खुद पहन लूंगी। वो फ़ौरन से पहले बोली थी, नहीं, तुम्हें मेरी मदद की ज़रूरत होगी। कभी ने सवालिया अंदाज में कहा तो इसने फ़ौरन नफ़ी में सर हिलाया था। नहीं, मुझे आपकी मदद की ज़रूरत नहीं, दीजिए कपड़े मेरे हवाले कीजिए। वो अपना हाथ आके बढ़ाती कबीर से कपड़े ले चुकी थी, जबकि कबीर आहिस्ता से कमरे की लाइट ऑफ कर गया था। अरे ये क्या किया आपने? वो अंधेरे में परेशानी से बोलते उसने फ़ौरन लाइट वापस ऑन कर दी थी। तुमने कहा तुम खुद कपड़े चेंज करोगी, इसलिए मैंने लाइट ऑफ कर दी। हाँ, लेकिन लाइट तो ऑफ ना करे ना, मैं रोशनी में कपड़े चेंज करूंगी। आप इधर मुँह करें। हुक्म बड़ा बेसाख्ता आया था। वैसे तुम्हें लगता है कि आप ज़रूरत है मुझे चेहरा फेरने की? इसने बड़ी नरमी से सवाल किया। पिछले 3 दिन से वो हर रात इसके कपड़े बदल रहा था। कमरे की लाइट ऑफ ज़रूर होती थी, लेकिन जितना उसके करीब होता था इसके बाद लाइट ऑफ होना मैटर नहीं करता था। और इस बात का एहसास होने को भी था। हाँ तो ज़रूरत है ना, आप इधर मुँह कीजिए, वरना मैंने वॉशरूम में जाकर कपड़े बदलने हैं। इसने बड़ी मासूमियत से धमकी दी थी। तुम मुझे कमरे से निकल जाने का तो कह सकती हो ना, मैंने कौन सा तुम्हारी बात टालनी है? खैर मैं कमल मुंह पर ले रहा हूँ, तुम्हारे पास 5 मिनट है। मैं करवट बदलते हुए खुद पर कमल लेने लगा था। अगर ज़्यादा वक्त लग गया तो वो उठकर खड़ी होती इसे सवाल करने लगी थी। तो मैं तुम्हारी मदद करवा दूंगा। वो चेहरे से कमल हटाते हुए बोला। तो वो जो अपनी कमीज ऊपर करते हुए गर्दन से निकालने की कोशिश में थी, फौरन वो खुलाकर सीधी हुई थी, जबकि कबीर भी अच्छा खासा शर्मिंदा होता फौरन कमर सर पर डाल गया था। आप चीज़ें हैं, मैं नहीं बोल रही आपसे। वो हंसनी हुई थी। कसम ले लो, मुझे अंदाजा नहीं था कि तुमने कपड़े चेंज करना स्टार्ट कर दिया है। मुझे लगा तुम मुझसे बात कर रही हो। बस सचमुच में शर्मिंदा था। इसके लबोलहजे से भी महसूस हो रहा था। मुझे यहाँ चेंज करना ही नहीं है, मैं वॉशरूम में जा रही हूँ। वो किसी से कहती कपड़े उठाती दीवार का सहारा लिए वॉशरूम की तरफ जाने लगी, तो कबीर फौरन पेट से उठते हुए दरवाजे के पास आकर रुका था। प्लीज़ दरवाज़ा बंद मत करना, अंदर से मैं यहीं खड़ा हूँ। इसके लहजे में हल्की सी मिन्नत थी, जैसे डर हो के अंदर से कुछ हो जाएगा। ठीक है, आप बाहर रुके। वो मुंह वसूल कर बोलती दरवाज़ा बंद कर गई थी, जबकि कभी दरवाजे के हैंडल पर हाथ रखकर पूरी तरह से अंदर की तरफ मतवज्जो था। इसने कपड़े चेंज करने में तकरीबन 10 मिनट लगा दिए थे। सिर्फ कमीज को अपने बदन से अलग करते हुए उसने अच्छी खासी मेहनत की थी। वो समझ गई थी कि इसमें इतनी जान नहीं है कि वो खुद कुछ भी कर पाती। फिलहाल तो इसे चलने के लिए भी दीवार का सहारा लेने की जरूरत पड़ती थी। तुम ठीक हो रे? इसे परेशान सी आवाज़ सुनाई दी, तो इसके लबों पर हल्की सी मुस्कुराहट आ गई थी। इसने साथ में बिल्कुल पास में इसके साथ में बिल्कुल पास में स्विच बोर्ड था, तो आहिस्ता से अपनी उंगली की मदद से वॉशरूम की लाइट ऑफ कर दी थी। आप अब बस अंदर आ जाएं, मैं अकेले नहीं कर पा रही। वो दरवाजे की तरफ देखते हुए बोली, तो कबीर अगले ही लम्हे इसके बेहद करीब था। मैं बोल रहा था ना तुमसे नहीं होगा, लेकिन नहीं, तुम्हें तो झांसी की रानी बनना था ना। अब हर काम आसान थोड़ी होता है। अभी तुम पूरी तरह से ठीक नहीं हो, सब कुछ खुद से कर पाओ। वो इसके बाजू को थामते हुए अंदाजा लगा चुका था कि इसने कमीज नहीं पहनी थी, जबकि अंदर दाखिल होते हुए कमरे में अंधेरा महसूस करके वह दरवाज़ा वापस बंद कर गया था। वो इसने इसी के पास आना था, तो फिर वो इसकी छोटी सी ख्वाहिश पर भी मना क्यों करता? इसकी मासूम सी बीवी नहीं चाहती थी कि वह बिना कपड़ों के इसे देखे, तो सवाल ही पैदा नहीं होता था कि कभी इसकी मर्जी के बिना कुछ भी कर सकता। वह नरमी से कमीज इसके गले में डालते हुए इसके बाजू से निकालने लगा था। अल्लाह, ये कपड़े कितने अल्लाह, ये कपड़े कम टेंट ज़्यादा महसूस होते हैं। आप मेरे कपड़े लेकर आए ना। इस दिन वो रेड ड्रेस मंगवाया था ना, वैसे वाले प्यारे प्यारे कपड़े, मुझे नहीं पहनने आपके कपड़े। वो मासूमियत से कहती इसके कपड़े पहन भी चुकी थी, लेकिन एतराज़ भी था। कबीर अच्छा खासा बॉडी बिल्डर इंसान था, जबकि इसके सामने वो छोटी सी मासूम सी खरगोशनी इसके कपड़ों में कहीं गुम हो जाती थी। लेकिन वो कबीर को अपने कपड़ों में इतनी प्यारी लगती थी कि कबीर ने इसके कपड़े लाने के बारे में अभी तक सोचा ही नहीं था। तुम ठीक हो जाओ, फिर दोनों शॉपिंग पे चलेंगे। तुम्हें जो जो पसंद हो तुम खुद ले लेना, तब तक तुम गुजारा करो। क्या है ना, मुझे लेडीज शॉपिंग का कोई खास एक्सपीरियंस नहीं है। वह नरमी से अपनी
बाहों में उठाए बाहर ले आया था। हाय अल्लाह, फिर तो आपको कुछ भी नहीं पता होगा। वो अचानक से कहते कहते जुबान लबों में दबा गई थी। नहीं, इतना भी बच्चा नहीं हूँ, फिक्र मत करो, सब पता है। इसकी बात का नॉर्मल सा जवाब देता वो आकर अपनी साइड पर बैठा था। अब इस सब में क्या मतलब, इस सब अब सब अब इसे सब पता है का क्या मतलब था? वो खुद ही नहीं समझ पाई थी। क्या वो इस बात का जवाब दे रहा था जो वो जानना चाहती थी, या फिर वो कोई और बात कर रहा था? अब क्या हुआ? इसने पलट कर इससे पूछा था जो खामोशी से बैठी हुई थी। कुछ नहीं, कुछ नहीं, वो आहिस्ता से पैर पर लेटते हुए बोली। सामने अलमारी के दाईं साइड पर तुम्हारे सामने अलमारी के दाईं साइड पर तुम्हें तुम्हारी जरूरत का सारा सामान मिलेगा। बाकी फिलहाल कपड़े तो मेरे ही इस्तेमाल करो, अच्छी लगती हो। मेरी क्यूट सी हरगोशनी मेरे कपड़ों में उछलती कूदती। हाँ, आपने मुझे हरगोशनी क्यों कहा, और मैं कहाँ उछलती कूदती हूँ आपके कपड़ों में? वो बुरा सा मना गई थी। हालांकि इसकी पिछली बात से वो अंदाजा लगा चुके थे कि वो इसकी बात का मतलब बिल्कुल ठीक समझा है, क्योंकि तुम मेरी छोटी सी हरगोशनी हो जो मुझे तंग बहुत करती हो लेकिन बहुत प्यारी है। वो आहिस्ता से इसके गाल खींचता कमल इसके ऊपर बराबर करने लगा, जबकि वो मुंह में सुरती तकिया पर सर रखती आंखें बंद कर गई थी। अब ये नाराजगी का इजहार था या कुछ और, कभी समझ नहीं पाया। इससे कब कोई नाराज हुआ था, कब किसी ने इसके सामने नखरे उठाए थे, कब वो मजबूर हुआ था किसी को मनाने के लिए। वो जो इस छोटी सी लड़की को अंदाज को समझ पाता। वो इसे इसके हाल पर छोड़ते हुए आहिस्ता से करवट बदल गया, तो अपने कंधे पर हल्का सा मुक्का महसूस करता वापस इसकी तरफ मुतवज्जो हुआ था। मैं नाराज हूँ। आपकी बीवी नाराज होकर मजे से बीवी को नाराज करके मजे से सो जाएंगे, वैसे घूरते हुए बेयकीनी से बोली। तो कभी लम्हे में सीधा होता इसकी तरफ मुड़ा था। तुम क्यों नाराज हो रही हो मुझसे? वो परेशानी से पूछने लगा। इस लड़की की तो नाराजगी भी जानलेवा थी। आपने मुझे हरगोशनी बोला ना? वो मासूमियत से बोली थी। तो हरगोशनी तो बहुत क्यूट होती है, तुमने कभी देखी नहीं? वो हल्का सा मुस्कुराता अपना चेहरा इसके करीब कर चुका था। देखी है, इसके दांत बाहर होते हैं, मेरे तो अंदर हैं और बहुत प्यारे भी हैं। ये बात तो है, लेकिन मैंने तो इसकी खूबसूरती को मद्देनजर रखते हुए कहा था। मुझे अगर इस दुनिया में सबसे ज्यादा कुछ क्यूट लगता है तो वो खरगोश है, मासूम सा। और मुझे बिल्ली रखने का बहुत शौक है। आप मुझे बिल्ली लाकर देंगे ना? वो अपनी नाराजगी बुलाते हुए इसके पसंदीदा जानवर का नाम सुनती इसका बाजू थाम चुकी थी। साथ ही साथ अपनी फरमाइश भी नोट करवा ली थी कि इसे बिल्ली चाहिए। मुझे पालतू जानवर नहीं पसंद। घर में हर तरफ गंद ही गंद होगा। अरे बिल्ली कहाँ गंद डालती है? बिल्ली तो इतनी प्यारी सी होती है, मासूम सी होती है। और फिर मैं इसका बहुत ज्यादा ख्याल रखूंगी। आपका घर बिल्कुल गंदा नहीं होगा, वादा वादा पक्का वादा। वो इसके हाथ वो इसके वो इसे हाथ मिलाते हुए जबरदस्ती वादा लेने लगी थी। कबीर को समझ ही नहीं आ रहा था वो क्या जवाब दे। वो ऐसे अंदाज में जिद करती थी कि कबीर कुछ बोल ही नहीं पाता था। वो सचमुच में इस लड़की के आगे बेबस होने लगा था। इतना वो अंदाजा लगा ही चुका था। आज तक किसी के सामने ना झुकने वाला अपने आप ही इस लड़की के सामने झुकता चला जा रहा था। वो इनकार करना चाहता था, लेकिन इसकी आंखों की मासूमियत, इसके लब्बों की शरारत कुछ कहने ही नहीं दे रही थी। हम इस बारे में सुबह बात करेंगे। वह नरमी से इसके गाल को छूते हुए बोला था। वो फौरन किसी मासूम बच्चे की तरह नफी में सर हिला गई थी। मैं तुम्हें तुम्हारे बर्थडे पर बिल्ली गिफ्ट करूंगा। वह जैसे बात खत्म करना चाहता था। और मेरी बर्थडे कब आएगी? वह जैसे मान गई थी। ये तो मुझे नहीं पता, वो परेशानी से बोला था। वह सचमुच में इसकी बर्थडे के बारे में नहीं जानता था। हाँ, लेकिन कल सुबह वो इसका आईडी कार्ड चेक करने वाला था। कल मेरा बर्थडे है, वो मासूमियत से बोली। तो कभी इसे देखकर रह गया था। कल तुम्हारा बर्थडे है? वो परेशानी से इसे देखते हुए बोला। तो इसने फौरन हाँ में सर हिलाया था। कल मैं पूरे 30 साल की हो जाऊंगी, तो आप मुझे बिल्ली लाकर देंगे? बर्थडे का वादा है तो बर्थडे तो कल ही आ गया। वो भरपूर मासूमियत के साथ अपने मोती जैसे दांतों का जलवा से दिखाती सीरियस होने की कोशिश कर रही थी। 30 साल का तो अभी तक मैं नहीं हुआ, वो परेशानी से बोला। तो इसका बर्थडे 30 साल का तो अभी तक मैं भी नहीं हुआ, वो परेशानी से बोला। इसका अपना बर्थडे नेक्स्ट वीक आने वाला था, जिसमें इसने 30 साल का होना था। ये लड़की इससे पहले 30 साल की हो चुकी थी। यार ये अलग बात थी कि इसके आईडी कार्ड से इसकी उम्र का अंदाजा वो पहले ही लगा चुका था। हाय अल्लाह, आप 30 साल के नहीं हुए? आप मुझसे छोटे हैं? यस, आप मुझसे छोटे हैं और मैं बड़ी हूँ, तो इस हिसाब से आप मेरी सारी बातें माननी चाहिए। चलिए लाकर दे दीजिए बिल्ली। कल मेरी बर्थडे है, मेरे जागने से पहले मेरी बिल्ली आ जानी चाहिए। मैं इसका नाम किरण रखूंगी। हाय वो क्यूट सी मुलायम मुलायम सी सॉफ्ट सॉफ्ट सी मेरी बिल्ली। इसका जवाब सुने बगैर वो खुश होती अपनी बिल्ली के होप देख रही थी, जबकि कबीर को समझ में नहीं आ रहा था कि अब तक हाँ की ही कहाँ थे। और बैठे बैठे इसकी 18 साल की बीवी 30 साल की हो चुकी थी। तुम बहुत चालाक हो, मैं तुम्हें मासूम समझकर गलती कर रहा हूँ। मतलब ये बस सर रखते हुए बोला था, जबकि इसका बाजू अब भी इसकी गिरफ्त में था। इसके बाजू के ऊपर इसने अपना सर रखा हुआ था। असन साहब, अभी आप मुझे जानते नहीं हैं, बड़ी तोप चीज हूँ। कल मेरी बिल्ली नहीं आई ना, तो आपके साथ जन्मों जन्म की नाराजगी शुरू हो जाएगी। और नई नवेली बीवी को कोई नाराज नहीं करता। मैं उसकी बात काट के था, जिस पर उसने फौरन हाँ में सर हिलाया था। वेरी स्मार्ट बॉय, मजे से कहती आंखें बंद कर चुकी थी, जबकि कबीर अंदाजा लगा चुका था कि मेडिसिन ने अपना असर दिखाया था। वो थोड़ी ही देर में नींद में उतर चुकी थी, जबकि कबीर बैठा भी ये सोच रहा था कि वो बिल्ली कहाँ से लाकर देगा। और बिल्ली जो घर में आकर हर तरफ उद्यम मचाएगी, वो क्या करेगा? इसने गहरी सांस लेते हुए अपने इकलौते दोस्त को कॉल मिलाई थी। इसके अलावा वो और कुछ नहीं कर सकता था।
हेलो कबीर, खैरियत तो है ना सब कुछ? इसे नींद से बड़ी आवाज़ सुनाई दी तो एक नज़र फ़ोन कान से हटाते हुए उसने टाइम देखा था। रात का 1:30 बज रहा था, यानी कि बातों ही बातों में वो रात के 1:30 बजा चुके थे। मुझे एक बिल्ली चाहिए, मिल सकती है क्या? कबीर का सवाल दूसरी तरफ दिलरेज की नींदें उड़ा गया था। एक मिनट, मुझे चेक करने दे। नंबर तो तेरा ही है। दिमाग का स्क्रू कहीं गिर गया है क्या? ये कोई वक्त है इस तरह के सवाल का? उठकर बैठते हुए सचमुच में इसका नंबर चेक करने लगा था। नंबर कबीर का ही था, लेकिन बातों से वो कबीर नहीं लग रहा था। मेरी हर गोशनी ने मुझसे पहली दफा कुछ मांगा है। दिलरेज, इसे बिल्ली चाहिए। ओह, दीपू की हस्बैंड अपनी खरगोशनी को बिल्ली गिफ्ट करेगा। सो क्यूट। मैं क्या कर सकता हूँ इसमें तेरे लिए? देख भाई, मेरा काम सियासत संभालना है, लोगों की बिल्लियां चोरी करके लाना नहीं। वह साफ हरी झंडी दिखा रहा था। बेगैर आदमी इतना बड़ा सियासत है, एक छोटी सी बिल्ली नहीं दिला सकता? तो अपने दोस्त को वो शर्म दिलाने लगा था। कसम ले ले कबीर, बिल्ली और सियासत का दूर दूर तक कोई तलक नहीं है। मुझे ना फजूल बातें नहीं सुननी, कान खोल कर सुन ले। सुबह मेरे जागने से पहले एक बिल्ली यहाँ पर मौजूद होनी चाहिए। वो भी बिल्ली ऐसी हो जिसको सारे मैनर्स पता हो, कहीं पर गंद ना डालती हो, साफ सुथरी हो, तरबियत याफ्ता हो। अगर बिल्ली नहीं आई ना तो मैं तेरी अगर बिल्ली नहीं आई ना तो तेरी मेरी यारी खत्म। वो गुस्से से कहता फोन बंद कर चुका था, क्योंकि तेज फोन को घूरते हुए एक नजर घड़ी की तरफ देखने लगा जो पूरे 2 बजा रही थी। इस वक्त वो बिल्ली कहाँ से डाका देता? इससे बहुत सोचने के बाद इसके जहन में हल्का सा कुछ क्लिक हुआ था। मोबाइल निकालते हुए इसने रोशानी का नंबर मिलाया था। हेलो, अस्सलाम वालेकुम दिलरेज भाई, हैरियत? आप इतनी रात को मुझे फोन क्यों कर रहे हैं? वो परेशानी से सीधी होती अपने मोबाइल पर आने वाली कॉल की तरफ मुतवज्जो हुई थी। वालेकुम अस्सलाम रोशी बेटा, तुमने 2-3 दिन पहले अपने स्टेटस पर एक बिल्ली की तस्वीर लगाई हुई थी ना, तुम्हें याद है? इसने अचानक ही सवाल किया। तो नींद में डूबी हुई रोशनी उठकर बैठ गई थी। हाँ याद है, वो फौरन ही बोली थी। बेटा, वो बिल्ली कहाँ से ली थी तुमने? अभी वो बिल्ली तुम्हारे पास है, तुम्हारी अपनी है? वो प्यार से पूछ रहा था, जबकि रोशी को इसके अजीबोगरीब सवाल की समझ नहीं आ रही थी। भैया वो मेरी भैया वो बिल्ली मेरी नहीं, मेरी फ्रेंड आविया की है। इसने फौरन बताया था। हाँ, अपनी इस दोस्त से पूछो कि वो बिल्ली मुझे बेचेगी। वो सीधा डीलिंग पर आया था। नहीं, वो नहीं बेचेगी, इसको अपनी बिल्ली बहुत प्यारी है। और आपको पता है इस बिल्ली के ना अभी 40 दिन आपको पता है इसके अभी 45 दिन पहले एक साथ 5 बेबीज हुए हैं। आज हमने बांट दिए। कैटी जो होती थी ना, वो अपने बच्चे छोड़ देती थी। इससे पहले कि वो कैटी अपने सारे बच्चे छोड़ देती, हमने सारे बच्चे बांट दिए। एक तो शान को दे दिया। शान को बहुत शौक था ना कैटी का। अभी एक प्यारी सी कैटी हमारे घर पर भी है। वो जोश में इसे बता रही थी, जबकि दूसरी तरफ से फोन बंद हो गया था। यानी कि डाक का मामों के घर डालना है। क्या जिंदगी है मेरी? अब अपने ही रिश्तेदारों के घर चोरियां करने जाऊंगा मैं? कैसा बेगैरत दोस्त मिला है मुझे, खुद पुलिस वाला है और मुझे चोर बना रहा है। दिलरेज कर देसी इसी के तो देश के देसी इसी दिन के लिए तो सियासत ज्वाइन की थी तूने, ताकि तो लोगों के घरों में डाका डाल सके, लोगों के पालतू जानवर चोरी कर सके। वो तेजी से सीढ़ियां उतरते हुए सामने वॉल से गाड़ी की चाबी निकालता सीधा बाहर आया था, जहां रहान खामोशी से खड़ा था। इसने दिन में इसे पेश दिया था, यह कहकर कि इसे सिक्योरिटी की जरूरत नहीं, इसलिए वह आज रात नाइट इसलिए वह आज नाइट ड्यूटी पर था। इसके लिए दिलरेज ने इसे कहा नहीं था, लेकिन वह मुफ्त की रोटियां तोड़ने का आदी भी नहीं था। यहाँ कोई सिक्योरिटी गार्ड इस वक्त मौजूद नहीं था, सो इसे लगा कि दिलरेज को सिक्योरिटी की जरूरत होगी, इसलिए वो यहाँ नाइट ड्यूटी करने आया था। वो खामोशी सी गाड़ी के से वो खामोशी से गाड़ी के साथ टेक लगाए तेजी से सामने आते दिलरेज को देख रहा था। कि इसे इस शख्स की शक्ल पसंद ना होती और ये शक्ल इसके जिगरी यार से मिलती ना होती तो वह साहब भयंकर से मार देने वाला था, क्योंकि पिछले 3 दिन से वो सिर्फ यहाँ पर ही खड़ा था और काम तो वो कुछ भी नहीं कर रहा था। सब कुछ ठीक तो है, अब इतनी जल्दबाजी में कहाँ जा रहे हैं? वो जो तेजी से गाड़ी में बैठ रहा था, इसी तेजी से अरहान भी इस गाड़ी में बैठा था, ताइश ममो के घर। वो कहते हुए गाड़ी स्टार्ट कर चुका था। हैरियत, इसने परेशानी से पूछा था। चोरी करनी है, दिलरेज ने परसकून जवाब दिया। क्या चोरी? वो हैरत से मुंह खोल गया था। हाँ भाई, चोरी करनी है। वैसे तो मैं बहुत होशियारी से करूंगा, किसी को कानो कान खबर नहीं होगी, लेकिन फिर भी अगर मेरा मामू या मम्मी ने देख लिया ना, तो तुम कह देना कि मैं दुलकर हूँ। वैसे भी तुम्हें साथ देखकर वो दुलकर ही समझेगी, कोई मसला नहीं होगा। वो मजे से गाड़ी की स्पीड तेज करके बोला था, जबकि अरहान हैरत से इसे देखता रह गया था। ये कैसा भाई था जो अपनी शक्ल का इस्तेमाल करके इसके दोस्त पर इल्जाम लगाने वाला था? अब अरहान को साथ आने पर पछतावा हो रहा था। आधी रात को घर से निकलता है या बाहर में चाहता है, इसे साथ आने की क्या जरूरत थी? है जो भी था, वो अपने यार पर इल्जाम नहीं दे सकता था, वो दोस्त की हाथे जान दे सकता था। ये क्या चीज थी? जबकि दिलरेज भी दोस्त के नाम पर ही मर मिटने को तैयार था, क्योंकि कबीर अपनी बात का बका था। वो जानता था सुबह इसके उठने से पहले अगर इसे एक बिल्ली ना मिली तो वह सचमुच में से अपनी यारी खत्म कर लेगा, और फिर इसे मनाना आसान थोड़ी था। सर, हम सब कुछ क्यों कर रहे हैं? मेरा मतलब है हम चोरी क्यों कर रहे हैं? अरहान परेशानी से इसके साथ साथ आ रहा था। इसे समझ नहीं आ रहा था कि वो इसके साथ आया ही क्यों था। कोई बात तो बनती थी इस चीज की कि दिलरेज दरिया में छलांग मारने जा रहा है और वो भी इसके पीछे पीछे आ गया था मरने के लिए। अरे यार, बता तो रहा हूँ, मेरे बेस्ट फ्रेंड की बीवी को चाहिए। वो घर के बाहर आते हुए दीवार पर लांघने लगा था। लेकिन सर, इसको चाहिए क्या? वो परेशानी से के पीछे ही दीवार पर चढ़ गया था। बिल्ली का बच्चा, वो कहते हुए दीवार फलांग किया। बिल्ली का बच्चा? हम बिल्ली का बच्चा चोरी करने यहाँ आए हैं? वो भी यकीनी से इसे देख रहा था। अरहान, यकीन नहीं आ रहा कि जिंदगी में पहली दफा वो चोरी करने भी आया था तो क्या एक बिल्ली का बच्चा? हाँ यार, वो मेरा कजन है ना छोटा शान, इसके पास एक बिल्ली है।
इस बिल्ली का बच्चा है और हमने वही चोरी करना है। वो भी इसे बोल ही रहा था जब वॉचमैन इस तरफ टॉर्च की लाइट मारने लगा था। चोर चोर चोर, तुम चोरी करता है, हम तुमको छोड़ेगा नहीं। वो पठान वॉचमैन तेजी से इसकी तरफ बढ़ा था जब अरहान ने अगले ही लम्हे इसे कंधे से पकड़कर सामने कर दिया। दुलकर साहब, तुम यहाँ चोरी करने आया है, वो बेयकीनी से देखते हुए कहने लगा। तो अरहान ने फौरन नफी में सर हिलाते आगे आने की कोशिश की थी, लेकिन दिलरेस ने इसे पीछे ही कर दिया था। हाँ हान बाबा, हम चोरी करने आया है, हमारा हालात बहुत खराब हो गया है, तुमको तो पता है। पुलिस का नौकरी से गुजारा कहाँ होता है, हम मजबूर है यहाँ। दिलरेस हालिस पठानी अंदाज में बोला था। बहुत अफसोस हुआ, बहुत अफसोस हुआ, लेकिन अपना ही घर में चोरी। पठान परेशानी से कहने लगा था। हाँ तो अब एक पुलिस वाला होकर दूसरों के घरों में चोरी करके अच्छा लगूंगा, इसीलिए अपने ही घर में चोरी करने आ गया। चलो अब हमारी मदद करो। बताओ शान बाबा का कमरा किस तरफ है, इस तरफ या इस तरफ? वो बड़े मजे से इसके कंधे पर अपने हाथ डालते हुए साथ लेकर जा रहा था, जबकि अरहान जो हर मुमकिन कोशिश कर चुका था इसको पठान को ये बताने की बदल रेस है ना कि दुलकर, इसके चेहरे को मोड़ते हुए वो इसके लबों पर अपना हाथ जमाए इसे भी साथ ही साथ घसीट रहा था। शान बाबा का कमरा में कोई पैसा नहीं मिलेगा, अगर तुमको चोरी करना है तो ताई साहब के कमरे में चोरी करो। नहीं हान बाबा, जो चीज मुझे चाहिए वो शान बाबा के कमरे में मिलेगी। बताओ ना, शान बाबा का कमरा किस तरफ है? वो बेहद प्यार से पूछने लगा। अरे दुलकर बाबा, शान बाबा का कमरा इधर ही है, जहाँ तुम एक हफ्ता पहले आया था, अपनी शादी से पहले। पूरा दिन तुम इसी के कमरे में तो रहा था, तुमको याद नहीं? सीधा चले जाओ इसी कमरे में और खूब सारा चोरी करो। फिक्र मत करो, हम से जब ताइश साहब पूछेगा कि चोरी किसने किया तो हम तुम्हारे बजाय तुम्हारे इसने कमे भाई का नाम लेगा। हम बोलेगा दिलरेस बाबा आया था। फिक्र मत करो, तुम्हारे पर हम कोई आंच नहीं आने देगा। वो मजे से बोला था, जबकि दिलरेज से देखकर रह गया था। वही अरहान इसका हाथ अपने मुंह से हराते हुए सीधा हुआ था। लव यू हान बाबा, ऐसे लोग अब इस दुनिया में नहीं पाए जाते। तुम जनती हो, कन्फर्म जनती। असली चोर को तो कोई भी पहचान सकता है, लेकिन आपके पास नियत के आर पार देखने वाली आंखें हैं। माशाल्लाह माशाल्लाह, अल्लाह पाक आपकी निगाहें और तेज फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। लेकिन तुम्हारी बात हमको समझ में नहीं आ रहा, तुम कहना क्या चाहता है? वो परेशानी से अरहान को देखते हुए बोला। तो अरहान ने अपनी दो उंगलियों से रेस की तरफ इशारा किया था और फिर वही इशारा इसने जमीन की तरफ किया, जो कम से कम खान बाबा को समझ में नहीं आया था। क्यों? हाँ, क्योंकि वो दिलकर नहीं खान बाबा थे। इसके उल्टे सीधे इशारे से दिलकर ही समझ सकता था। अबे पीछे हट, इशारा मास्टर। खान बाबा, मैं कोई काम करता हूँ तो डंके की चोट पर करता हूँ। अगर आपसे किसी ने पूछा कि चोरी किसने की है तो मेरा नाम लीजिएगा, मैं किसी से नहीं डरता। चल जानिए, अंदर चलते हैं, चोरी करनी है। वो अगले ही लम्हे अरहान को पकड़ते हुए अंदर घसीटने लगा था। तुम नहीं डरता होगा दुलकर बाबा, लेकिन हम तो डरता है ना। तुम इतना अच्छा है, इतनी प्यारी प्यारी बातें करता है, और वो तुम्हारा भाई खरूस कहीं का। हम तो इसी को फंसवाएगा। सुबह जब ताइश साहब हमसे पूछेगा हम इसी का नाम लेगा। तुम तो हमारा जान है, हमारा जिगर है, जिगर। खान बाबा कहते हुए वापस दरवाजे की तरफ मुड़ गए थे, जबकि वो दोनों अंदर जाकर क्या कर रहे थे इन्हें समझ में नहीं आ रहा था। क्या हर वो क्या चोरी करने के लिए आए हैं, यही समझने वाली चीज थी। क्योंकि अगर इन्हें पैसा रुपया चाहिए होता तो वो सीधे ताइश के कमरे में जाते। अब छोटे से बच्चे के कमरे में इन्हें क्या ही मिलने वाला था, ये समझना कम से कम खान बाबा के बस की बात नहीं थी। लेकिन कुछ तो ऐसा था जो उनके लिए बहुत जरूरी था। दुलकर के साथ मौजूद अरहान को वो देखकर पहले ही समझ चुके थे कि वो दुलकर है, क्योंकि वो दुलकर के साथ फेसबुक पर ऐड थे और अरहान के साथ वो अपनी बेशुमार तस्वीरें पोस्ट करता था और वो खुशी से बहुत सारे लाइक भी करते थे। देखा, एक तो अपनी बक बक की वजह से तुमने मुझसे ठीक से पूछना ही नहीं दिया। शान का कमरा कौन सा है? अब गुम हो गए ना हम दोनों, मुझे नहीं पता शान का कमरा किधर है। वो परेशानी से अरहान को देखते हुए बोला था। मेरी बक बक की वजह से खुद वहां गप्पे मार रहे थे तुम, और ज्यादा सर चढ़ने की जरूरत नहीं है। यहाँ से निकलो, फिर देखना कैसे मैं तुम्हारी पोल खोलता हूँ। सबको चिल्ला चिल्ला कर बताऊंगा कि चोर तुम थे और इल्जाम तुमने दुलकर पर लगा रहे थे। तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई मेरी दोस्त के लिए ऐसा सोचने की भी? वो गुस्से से घूरते हुए बोला। उसकी बदलती हुई टून पर दे दे से घूर कर देखा था। ओहो, ओ बेटा, जमीन पर आजा। मेरा मुलाजिम है तू, मेरा सिक्योरिटी गार्ड है। मुझे प्रोटेक्ट करने के लिए तू मेरे साथ आया हुआ है यहाँ, दोस्तियां निभाने के लिए नहीं। और तेरा दोस्त होगा मेरा भाई है, पहले मेरा खून का रिश्ता है। मैं इस पर इल्जाम लगाऊं या इसे कुएं में फेंक दूं? तू होता कौन है पूछने वाला? आया बड़ा दुलकर का दोस्त, अपना काम कर। इस कमरे में तू जा। इस कमरे में जाता हूँ। आई थिंक ये शान का कमरा होना चाहिए, लेकिन वो कमरा भी शान का हो सकता है। अगर वो कमरा शान का हुआ ना तो इसकी बिल्ली उठाकर बाहर आ जाना। अल्लाह करे मैं सही कमरे में घुसूं। वो कहते हुए सामने वाले कमरे में घुस गया था, जबकि अरहान से घूरता हुआ दूसरे कमरे की तरफ आया था। इस वक्त वो इसकी सिक्योरिटी गार्ड था, लेकिन बाद में नहीं होने वाला था। फिलहाल वो जो भी करता इसे करने देते हुए वो साइड वाले कमरे में घुस गया था। अरहान यकीन नहीं आ रहा था, सिर्फ इस इंसान की शक्ल देखकर वो इसके काम में मदद कर रहा था। क्या अल्लाह, इतने खूबसूरत खूबसूरत चेहरे आपने बनाए हैं, क्या इस आदमी के लिए कोई और एक्स्ट्रा चेहरा नहीं बचाया था दुनिया में? कि आपने मेरी जिगरी के यार का चेहरा इसको दे दिया? इतने खूबसूरत चेहरा मेरे यार का, और इतना बदसूरत शख्सियत है इस आदमी की। बिल्ली चोर कहीं का, ये बिल्ली चोरी करने आया है, वो भी अपने दोस्त के लिए। एक छोटे से मासूम से बच्चे से इसकी बिल्ली को चोरी कर रहा है। अल्लाह जी फंसवा दो इसको। पूरे घर में साइलेंसर बजने लगे, हर तरफ चोर चोर का शोर शुरू हो जाए। मैं निकल जाऊंगा, मैं अपनी जान बचा लूंगा, फिर गवाही भी दूंगा कि मेरा यार नहीं,
बस आप इसको फंसवा दो। वह सच्चे दिल से दवाएं मांगते हुए आगे बढ़ रहा था, जबकि तेजी से सामने से आता नाजुक सा वजूदी से टकराते हुए इसकी बाहों में आ गिरा था। वह जमीन पर गिरने लगी थी, जबकि अरहान ने इसे बचाने की कोशिश की, लेकिन इसकी शर्ट खींचते हुए वो इसे अपने साथ ले गई। लिए अगले ही लम्हे जमीन बोस हुई थी। काली ने चोट लगने से तो बचा लिया था, लेकिन वो चिल्ला भी तो नहीं सकती थी। ये सोच दिमाग में आते ही वो उसके मुंह पर अपना हाथ रख गया था, जो बड़ी बड़ी आंखें खोले से घूरे जा रही थी। रोशाने, हे, हाउ आर यू, कैसी हो तुम? हम तुम्हारे घर में चोरी करने आए हैं। इंटरेस्टिंग ना? अचानक क्रिएट होने वाली सिचुएशन पर वो खुद भी बुरी तरह बौखलाकर अजीबोगरीब बातें करने लगा था। इसे समझ में नहीं आ रहा था कि इस सिचुएशन में वो क्या करे। वॉशरूम के खुले दरवाजे से आती रोशनी से वो उसका चेहरा देख चुका था और अब वह अच्छा खासा शर्मिंदा हो रहा था। इसे समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे, जबकि इसके इंटरेस्टिंग ना कहने पर रोशाने ने फौरन अपनी में सर हिलाया था। नहीं नहीं, इंटरेस्टिंग नहीं लग रहा, लेकिन मुझे लग रहा है। वो क्या है ना, मैं पुलिस की नौकरी कर करके थक चुका हूँ, सो मैंने सोचा कुछ डिफरेंट करते हैं, कुछ यूनिक सा, कुछ मजेदार सा। सो मैं और दिल को तुम्हारे घर में चोरी करने आ गए। मेरा मतलब है मैं और दिल रेस। देखो मैं चोर नहीं हूँ, तुम्हारा कसन मुझे जबरदस्ती यहाँ लेकर आया है। मैं क्या शक्ल से चोर लगता हूँ? मैं इसके मुंह पर हाथ दबाए बोला तो रोशाने ने सर फिर से पूरे जोश से नफी में सर हिलाया था, जबकि साथ साथ पूरा जोर लगाते हुए इसे ऊपर करने की कोशिश कर रही थी। बस अपना सारा वजन इस पर डाले हुए था। लेकिन हम यहाँ चोरी करने ही आए हैं। तुम्हारे भाई की बिल्ली, वह कमीना तुम्हारा कसन है ना, इसकी बीवी की गंदी नजर तुम्हारे भाई की बिल्ली पर है। हाँ सच कह रहा हूँ मैं। मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा, मैं क्या करूँ। मैं बुरी तरह से फंस चुका हूँ। मैं इस आदमी की नौकरी कर रहा हूँ, ये आदमी मेरे साथ क्या कर रहा है मुझे नहीं पता। वो कह रहा है कि वो इल्जाम दुलकर पर लगा देगा, और देखो हमसे बिल्ली चोरी करने आए हैं। हम कोई बड़े चोर नहीं हैं, बल्कि हम चोर ही नहीं हैं। कम से कम मैं तो नहीं हूँ। मैं एक बहुत ही ईमानदार पुलिस वाला हूँ। मैंने आज तक जिंदगी में कभी चोरी नहीं की, और ये आदमी मुझसे बिल्ली चोरी करवा रहा है। वो परेशानी से कहता है। इसकी नॉर्मल हालत देखते हुए हाथ इसके लब्बों से हटाकर जरा सा पीछे हुआ था। तुम बिल्ली चोरी करो कुत्ता, या फिर जो भी करो, कम से कम मेरे ऊपर से तो हटो। तुमने मेरी टांगे तोड़ दी हैं, बलडोजर कहीं के बेकार आदमी। तुम शान के कमरे में चोरी करने आए हो तो मेरे कमरे में क्या कर रहे हो? तुम्हें मैनर्स नहीं आते? जहाँ चोरी करने जाते हैं वहां पर घुसते हैं। तुम्हारे शर्म आनी चाहिए। एक जवान खूबसूरत लड़की के कमरे में दाखिल होते हुए वो जमीन से उठती तेजी से सीधी होकर इसे शर्म दिलाने लगी थी, जबकि वो भी इसके साथ ही सीधा हुआ था। जवान लड़की तो ठीक है, खूबसूरत कौन है? वो जैसे अभी इसी कैफियत में था, लेकिन रोशानी को तो वो पागल ही लगा था। क्या मतलब बेकार आदमी, तुम्हें नजर नहीं आ रहा कि मैं तुम्हारे सामने खूबसूरत लड़की खड़ी है? तुम खूबसूरत हो इसके कहने की देती कि वो उल्टा से सवाल करने लगा। तुम रुको यहीं पर, अभी मैं बाबा को जगा के पूछ के आती हूँ कि मैं खूबसूरत हूँ या नहीं। साथ में ये भी बताऊंगी कि मेरे घर में गुस्सा एक चोर मुझे बदसूरत कह रहा है। वो तेजी से दरवाजे की तरफ बढ़ी थी कि अरहान ने इसका हाथ पकड़कर वापस पीछे खींचा। वो अगले ही लम्हे इसकी तरफ गिरती, दोबारा जमीन बोस होते हुए इसके शर्ट को अपने हाथ से पकड़ती इसे एक दफा फिर से खुद पर गिरा चुकी थी। कहने को ये बिल्कुल गैर इरादी तौर पर हुआ था, लेकिन सिचुएशन पहले जैसी फिर से क्रिएट हो चुकी थी। बेवकूफ लड़की, मैंने तुम्हें बदसूरत कब बोला? वो परेशानी से कहने लगी। एक तो मैं तुम्हें बदसूरत लगती हूँ, ऊपर से तुम मुझे बेवकूफ सब कह रहे हो। बाबा बाबा, चोर चोर चोर, घर में चोर घुसा है। पहुंची आवाज में शोर मचाने लगी। जब अगले ही लम्हे बस के मुंह पर एक दफा फिर से अपना हाथ रख गया था। रोशानी, दिमाग खराब है तुम्हारा? क्या कर रही हो यार, हम फंस जाएंगे। वो परेशानी से कहने लगा था। हालांकि अभी थोड़ी देर पहले वो सच्चे दिल से एल्दार से दुआएं मांग रहा था कि वो फंस जाए और पकड़े जाए, लेकिन अगर वो एक चोर की हैसियत से पकड़ा जाता तो क्या इज्जत रह जाती? एक वर्दी वाला चोर। मेरे मुंह से गलती से निकल गया। तुम किधर से बदसूरत हो? तुम तो खूबसूरती की देवी हो। अरे मैंने तो आज से पहले तुमसे ज्यादा खूबसूरत लड़की नहीं देखी। और वो जैसे बात खत्म कर देना चाहता था, लेकिन इसके और कहने पर रहा ने अपने दिमाग पर जोर डाला था। जमीन का फूल, आसमान का चांद, तुम्हारे आगे पानी भरता है। इंटरेस्टिंग इंटरेस्टिंग इंटरेस्टिंग। और वैसे पीछे हटाती सीधी होकर जमीन पर अलती पलटी मारकर बैठ गई थी, जबकि अरहान को लग रहा था कि वो यहाँ ज्यादा बुरा फंस चुका है। तुम इतनी हसीनों कि तुम्हें देखकर ऐसा लग रहा है जैसे फूल पर शबनम के कतरे गिरे हों। पानी भी तुम्हें छूकर नहा लेता होगा। वो अब जरूर से ज्यादा ही फेंक रहा था। कम से कम इसकी ये बात रोशानी की पल्ले ना बड़ी थी। है, पानी भी नहाता होगा, कोई सेंस है इस बात में? तुम सच ढूंढने के बजाय ये भी तो सोच सकती हो कि आधी रात को एक अनजान आदमी तुम्हारे कमरे में घुसा है, जिसे ज्यादा देर तुम्हारे कमरे में नहीं रहना चाहिए। वो इस सिक्के का दूसरा पहलू दिखाने लगा था, लेकिन इस बेवकूफ लड़की की तो पहले कुछ नहीं पा रहा था। शायद वह नींद में थी, या फिर वह सिचुएशन की संगीनियत को समझना भी नहीं चाहती थी, या वह सच में अकल से बैदल थी। लेकिन अरहान मजीद इसके कमरे में नहीं रुकना चाहता था। वो जानता था कि इसका यहाँ इस कमरे में रुकना इस लड़की के लिए कोई बड़ी मुसीबत खड़ी कर सकता है। तुम अनजान तो नहीं हो, तुम तो दुलकर भैया के दोस्त हो ना। तुम्हारे कहने के मुताबिक दुलकर भैया भी तुम्हारे साथ आए हुए हैं। लेकिन एक मिनट, तुम मेरे कमरे में क्यों आए हो? बताया तो सही। चोरी करने के लिए। शान का कमरा ढूंढ रहा था, तुम्हारे कमरे में घुस गया गलती से। ओह, यानी कि मैंने चोर पकड़ लिया। बाबा बाबा, वो जैसे अपने दिमाग की बत्ती ऑन करते हुए शोर करने लगी तो अरहान ने एक बार फिर से इसके लबों पर अपना हाथ रख लिया था। मैं चोर नहीं हूँ, तुम्हारे दुलकर भैया का दोस्त हूँ। अभी तो तुमने कहा शोर क्यों मचा रही हो? यार मेरा वैसे ही बीपी लो हो रहा है तुम्हारे इस भैया के चक्कर में। वो बेगैरत आदमी दुलकर नहीं है, तुम्हारा दूसरा भाई है दिलरेज। बिल्ली चोरी करने आया है तुम्हारे भाई की। तुमने तो कह दिया और मैंने मान लिया। दिलरेज भैया क्या करेंगे शान की बिल्ली को चोरी करके?
तो वही तो बता रहा हूँ, अक्ल से पैदल लड़की इसके दोस्त की बीवी की गंदी नजर है शान की बिल्ली पर। वो रास्ताना अंदाज में बोला था। तुमने मुझे अक्ल से पैदल कहा, अभी बाबा को बताती हूँ। एक तो मैं चोरी करने एक तो मैं तुम्हें चोरी करने में कोऑपरेट कर रही हूँ, ऊपर से तो मुझे इंसल्ट कर रही है। वो गुस्से से कहती कमरे से बाहर निकल गई थी, जबकि अरहान तेजी से इसके पीछे भागा था। चटाक इसके मुंह पर जोरदार थप्पड़ लगा। वो चीख उठी थी, जबकि इसी लम्हे कबीर ने इसके दूसरे गाल पर इतनी शिद्दत से थप्पड़ मारा था वह जमीन पर गिरी थी। जब दो तीन हाथों ने इसे पकड़कर वापस एक टूटी हुई कुर्सी पर बिठाया था और अगले ही लम्हे कबीर ने इसके पेट पर जोरदार लात मारी थी। वो पूरी तरह चीखते हुए उठी, जोर जोर से चीखें मारने लगी थी, जबकि कबीर इसे थामने की कोशिश करता, कंट्रोल करने लगा था, लेकिन वो कंट्रोल में आ ही नहीं रही थी। वो पूरी तरह से चीखें मारते हुए बार बार कबीर का नाम ले रही थी। बस एक ही बात, इंस्पेक्टर कबीर मुझे मार डालेगा, वो मेरी जान ले लेगा, वो मुझे मारना चाहता है। कबीर के नाम पर कांपती वो लड़की कबीर के अपनी बेबसी की तस्वीर लगी थी। असन मुझे बचा ले, असन मुझे बचा ले, वो मुझे मार डालेगा, वो मुझे मार रहा है, इसने मेरे पेट में मारा है। असन असन इसने मुझसे औरत होने का हक छीन लिया। असन मैं कभी मां नहीं बन सकती। असन इसने इसने मुझसे सब कुछ छीन लिया। असन मेरी जिंदगी में आने वाली हर खुशी छीन ली। इसने मुझसे सब कुछ छीन लिया। इसे मुझसे औरत कहलवाने का हक छीन लिया। वो जल्लाद है, वो दरिंदा है, दरिंदा है। असन वो मुझे मार डालेगा। असन प्लीज मुझे बचा ले, वो आ रहा है, वो आ रहा है। असन वो मार डालेगा मुझे, वो शख्स वो भेड़िया है, वो दरिंदा है, वो मुझे नोच खाएगा। असन मुझे मार डालेगा, प्लीज बचाए मुझे। वो आ रहा है, कबीर आ रहा है। असन वो आ रहा है, वो मुझे मार रहा है। वो बुरी तरह चीखते हुए उसके सीने में छुपने की कोशिश कर रही थी, क्योंकि कबीर को अपने इर्द गिर्द आग दहकती हुई महसूस हो रही थी। इसे लग रहा था जैसे इसका पूरा जिस्म जल रहा है। इसे अपने ही जिस्म के जलने की बदबू आ रही थी। इस वहशतनाक लम्हे में वो खुद को संभालने की अपने सीने में छुपी इस लड़की इस वहशतनाक लम्हे में वो खुद को संभाली कि अपने सीने में छुपती हुई इस लड़की को वो समझ नहीं पा रहा था। इसकी जीहें अपने कानों में सुर फूंकती हुई महसूस हो रही थी। वो बुरी तरह से इसे पकड़े हुए अपने सीने में छुपा रहा था। वो इसे खुद में बेच रहा था, लेकिन इसकी चीखों पुकार और पार पर एक ही बात कि कबीर इसे मार डालेगा। वह कबीर को मार रही थी। कबीर को अपना आप जैसे किसी नंगी तलवार के नीचे कटता हुआ महसूस हुआ था। एक ही जुमला बार बार सुनते हुए वह जैसे जमीन में धंसता चला जा रहा था। जब अचानक ही वो इसे पुकारता बुरी तरह झंझोर गया था। चुप, एकदम चुप। कोई नहीं है यहाँ पर, सिर्फ मैं हूँ। कोई कबीर नहीं है यहाँ पर, कोई दरिंदा, कोई भेड़िया नहीं है यहाँ पर, कोई नहीं है। बस चिल्लाते हुए से बुरी तरह से झंझोड़ता बबरा तो खुद ने जैसे होप की कैफियत से बाहर निकलते पूरे कमरे में देखने लगी थी। कोई नहीं है। इसे इसकी टूटती हुई सरगोशी सुनाई दी तो कबीर ने अगले ही लम्हे इसे अपने सीने में बेच लिया था। कोई नहीं है हुरे, कोई नहीं है यहाँ पर, सिर्फ मैं हूँ। तुम्हें कोई नहीं मार रहा, कोई तुम्हें कुछ नहीं कह रहा मेरी जान। देखो मैं हूँ यहाँ पर, मेरे अलावा कोई नहीं है। मैं तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकता। मैं तो तुम्हारा असन हूँ ना। मैं वो कभी थोड़ी हूँ जो तुम्हें कुछ करेगा। मैं तो तुम्हारा असन हूँ। मैं तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकता। मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। वो नरमी से इसका चेहरा थामते हुए से यकीन दिला रहा था कि इसके साथ जो शख्स मौजूद है वो अजन है, कबीर नहीं है। वो बुरी तरह से रोती पीछे सवाल करने लगी तो कबीर को लगा जैसे इससे ज्यादा बड़े दरिंदे का नाम इसने कभी सुना ही नहीं। इससे ज्यादा वहशतनाक नाम इसने कभी अपनी समातों में सुना ही नहीं था। कबीर ने नफी में सर हिलाया। वो बहुत बुरा है, इसने मुझे बहुत मारा। वो बुरी तरह इसकी सीने से रक्ति सिसकने लगी थी, जबकि वो उसके बालों पर रब रखता इसे खुद में बेचता चला जा रहा था। ऐसा लगा जैसे कोई इस अगले ही लम्हा इसे ऐसे लगा जैसे कोई इसके हुरे को इसे छीन कर ले जाएगा। ऐसा महसूस हुआ जैसे कोई इसके सीने से नोच कर इसके दिल को निकाल रहा है। यही वजह थी इसे खुद इस नाम से नफरत महसूस हुई थी जिस नाम पर वो चीखती थी। इसका दिल चाह के वो अपना नाम सुनने से ही इनकार कर दे। देखो नाहर गाड़ दिए इसने मेरे, देखो नाहन उखाड़ दिए इसने मेरे। वो बुरी तरह हिचकियां लेती हुई इसे अपना हाथ दिखाने लगी, जो पहले से काफी बेहतर हालत में था, लेकिन अब भी इसकी नाजुक उंगलियों की जिल्द में कोई नाखून महसूस न हुआ। वह नरमी से इसका हाथ थमता अपने लबों से लगा गया था। सब ठीक हो जाएगा मेरी जान, सब ठीक हो जाएगा। मैं सब कुछ ठीक कर दूंगा। मैं तुम्हारे हर दर्द का अजाला करूंगा, तुम्हारी हर तकलीफ का अजाला करूंगा। वो इसे खुद में छुपाए जैसे खुद से वादा कर रहा था, जबकि वो इसकी सीने में छुपी बस इसका नाम पुकार रही थी। वो बार बार इसकी सच को झंझोड़ती, अजन अजन कहती तो वैसे मजीद खुद में लगा लेता। इसे खुद से लपेटते हुए वैसे अपने नाम की दहशत से बचा रहा था। वो बार बार अजन पुकार रही थी ताकि कभी नाम इसकी सोचों से कहीं दूर चला जाए, बहुत दूर। लेकिन शायद अब ये नाम कभी इसकी सोचों से और इसकी जिंदगी से दूर नहीं जा सकता था। वो आहिस्ता आहिस्ता कमरे में दाखिल होता, सामने बेड की तरफ आया तो सामने से एक औरत लेटी हुई नजर आई थी। या अल्लाह, मैं गलत कमरे में आ गया, ये तो मामू का कमरा है। वो परेशानी से बड़ी स्पीड से कमरे से निकलता दूसरे कमरे में घुसा था, जहां बेड पर इसे कोई लंबा सा वजूद लेटा नजर आया था। वो शान नहीं हो सकता था। इसने परेशानी से सोचते हुए आगे कदम बढ़ाए तो कमरे की मध्यम रोशनी से अंदाजा हो चुका था कि वह ताइश सुल्तान के कमरे में मौजूद है। ताइश मामू और जरनीश मामी में कोई लड़ाई चल रही है। ये दोनों अलग कमरे में क्यों हैं? वह परेशानी से सोचता वह तेजी से इस कमरे से निकल गया था। शान का कमरा कौन सा था इसे समझ में नहीं आ रहा था। रहान अभी तक कमरे से बाहर नहीं निकला था। वह ताइश के कमरे से निकलता आखिरी कमरे के खुले दरवाजे से अंदर आया, लेकिन सामने ही बेड पर इसे शान नजर आ गया था।
शान के बच्चे पूरे घर में ढूंढ ढूंढ कर यहाँ पर आया हूँ और तू इधर सो रहा है, बिल्ली कहाँ है तेरी? वह आहिस्ता आवाज से कहते हुए पूरे कमरे में ताक झांक करने लगा, जहाँ अलमारी के साथ ही इसे एक प्यारी सी टोकरी नजर आई थी जिसमें एक छोटा सा बिल्ली का बच्चा था। वो जरूरत से ज्यादा ही छोटी थी, शायद 45 दिन की बिल्ली इतनी ही होती होगी। खैर इसे क्या, इसने कौन सा इसे अपने पास रखकर पालना था। वो जल्दी से बिल्ली उठाता हुआ बाहर निकल आया था। जब बाहर निकलते हुए अचानक ही वो किसी से बहुत जोर से टकराया था। पूरी रात इसे नींद ना आई थी। होड़े की दर्दनाक चीखें इसे अब तक अपने कानों में सुनाई दे रही थी। इसका बस नहीं चल रहा था कि वो अपने नाम से ही ये कभी नाम उखाड़ कर फेंक दे। कमरे से निकलते हुए बालकनी की तरफ आया था। इसका दिल चाहा कि वो चीखें मार मार कर अपने अंदर के गुब्बार को निकाले, लेकिन वो नहीं निकाल सकता था। वो वही बालकनी में खड़ा सिगरेट पर सिगरेट सुलगाए जा रहा था। नीचे लंबी सड़क बिल्कुल खाली और सुनसान नजर आ रही थी, जबकि शहर की दूसरी सड़कें बहुत मसरूफ थी। हर तरफ नजरें दौड़ाकर भी सुकून नाम की कोई चीज ढूंढने से नहीं मिल रही थी। क्यों हर इंसान को तकलीफ देता है जिसके साथ इससे जुड़ी हो? क्यों किसी को खुश नहीं रख पाता? अल्लाह, क्या मैं सिर्फ तकलीफ देने के लिए बना हूँ? इसने आसमान की तरफ देखते जैसे पहली दफा खुदा से शिकवा किया था। क्या मैं सिर्फ नफरत के काबिल हूँ? इस काबिल नहीं हूँ कि कोई मुझसे प्यार करे? अगर इसको पता चल गया कि मैं जिस कबीर के साय से वो खौफ खाती है वो मैं हूँ, तो क्या होगा? वो मुझे छोड़कर चली जाएगी। अल्लाह, मैं तो जी मर जाऊंगा। आपने डाली है ना मेरे दिल में इसके लिए मोहब्बत, तो इसके दिल में भी डाल दीजिए अल्लाह। कुछ ऐसा करते कि वो मेरे बगैर रह ना सके। अल्लाह, इसे मुझसे इतनी मोहब्बत हो जाए कि मेरी सच्चाई जानकर भी वो मुझे छोड़ने के बारे में ना सोचे। अगर सोचे भी तो मेरी तरह इसकी भी रूह कांप जाए। अल्लाह, कुछ तो ऐसा कर दे कि मेरे अंदर से ये डर खत्म हो जाए, कोई इसे मुझे छीन लेगा। अल्लाह, आपने इसे मेरा कर दिया है, वो मेरे निकाह में आ गई है, मेरी मलकियत बन गई है, लेकिन अगर वो मुझे छोड़कर चली गई तो मैं अकेला हो जाऊंगा, फिर तन्हा हो जाऊंगा, फिर जिंदगी जीने की ख्वाहिश खत्म हो जाएगी। अल्लाह, मैं हर रोज मौत का इंतजार नहीं करना चाहता, मैं जीना चाहता हूँ, जीना चाहता हूँ। वो आसमान की तरफ देखता, दिल ही दिल में अल्लाह से हम कलाम था। जब अचानक ही से अपने पीछे एक नाजुक सी गिफ्ट महसूस हुई। इसने पलट कर देखा तो अपने पीछे से अपने हिसाब में लेने की कोशिश कर रही थी। वो अगले ही लम्हे इसे थाम कर अपने करीब कर गया था। असल मुझे डर लग रहा है, आप मुझे छोड़कर क्यों आए रूम में अकेले? अगर कोई आ जाता तो? वो इसके सीने में झुकते हुए बोलते, वो नरमी से इसका माथा चूमता वहीं रखे रेलविंग सोफे पर बैठा इसे अपनी गोद में बिठा गया था। अपने गिद्ध लिपटी हुई चादर को उतारकर इसकी गिद्ध लपेटता हुआ इसे अपने सीने से लगा गया था। इतनी सर्दी में बाहर क्यों आ गई? यहाँ तेज हवाएं चल रही हैं, ठंड लग जाएगी। मैं अकेली थी ना रूम में, वहां वो आ जाता तो कौन आ सकता है इस रूम में मेरे अलावा? वो नरमी से इसका माथा चूमते इसके कान को अपनी चादर से कवर करने लगा था। इसने जूते नहीं पहने थे, इसलिए वो इसके पैरों को भी अपनी चादर में से खुद इसके पैरों को भी अपनी चादर में लिए से मजीद खुद में समेट गया था। वो कबीर आ जाता, मुझे मार कर चला जाता। वो बस एक मासूमाना से जुमले से इसकी जान लोगों पर ले आई थी। कोई तुम्हें कुछ भी नहीं कर सकता, समझी? कोई कुछ नहीं कर सकता तुम्हें, मेरे होते हुए इस दुनिया की कोई ताकत तुम्हें मुझसे दूर नहीं कर सकती। मैं इस हवा को भी तुम्हें छूने नहीं दूंगा। आप मार डालेंगे कबीर को? वो इसकी सीने से सर निकालती इसकी आंखों में देखती सवाल करने लगी थी। हाँ, मार डालूंगा, मैं इस कबीर को मार डालूंगा, हमेशा के लिए खत्म कर दूंगा। मैं इसकी शनाख्त मिटा दूंगा। जो चीज तुम्हें तकलीफ देगी इसका वजूद इस दुनिया से मिटा दूंगा। मेरी खुदे को कोई तकलीफ नहीं पहुंचा सकता, मेरी खुदे को दुनिया की कोई ताकत कुछ नहीं कर सकती। जब तक तुम्हारा अजन तुम्हारे साथ है, कोई कबीर आकर खुदे को एक दिन के बर का नुकसान नहीं पहुंचा सकता। वो इसके चेहरे को चूमता इसे अपने साथ लगा चुका था, जबकि वो इसके सीने पर अपने लब रखती इसके अंदर कहीं कहीं चुप जाना चाहती थी। इसके ठंडे लबों ने जैसे फरकती आग में ठंडी बर्फ का काम किया, जैसे अपने अंदर जलती हुई आग मदम होती महसूस हुई थी। मुझे आप पर यकीन है अजन। वो मजीद इसके साथ लिबड़ते हुए बोली तो अजन कबीर बिन मौत मरा था मामू। इसने तेजी से बिल्ली पीछे छुपाने की कोशिश की थी, लेकिन सामने खड़ी सुल्तान को देखकर इसने अपने लबों पर हल्की सी मुस्कुराहट सजाई थी। अस्सलाम वालेकुम मामू, कैसे हैं आप? इसने बड़ी मासूमियत से सवाल किया था। वालेकुम अस्सलाम, अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक हूँ। तुम कैसे हो? आधी रात को शान के कमरे में क्या कर रहे थे? बल्कि आधी रात को तुम मेरे पूरे बंगले में चोरों की तरह क्यों घूम रहे हो? अल्हम्दुलिल्लाह मामू मैं ठीक हूँ, और बस घूमने फिरने के लिए निकला था, तो चलते चलते आपके घर आ गया। फिर सोचा क्यों ना आपका भी घर थोड़ा बहुत घूम लिया जाए, तो बस घूम रहा था। वजह बताने की कोशिश में नाकाम होते इसने मासूम सी मुस्कुराहट के साथ बात खत्म करनी चाही थी, जब सामने वाले कमरे से रोशनी निकली थी। उसके पीछे ही अरहान भी। बाबा दुलकर भाई हमारे घर में चोरी करने के लिए आए हैं, ये शान की बिल्ली लेकर जा रहे हैं, और देखें ये इनका दोस्त भी आया है साथ चोरी करने के लिए। वो फौरन ताइश के बाजू में अपना हाथ डालते हुए इसे बताने लगी थी, तुम दुलकर हो? ताइश ने हैरत से देखा था। शायद पहली दफा ऐसा हुआ था कि इसने पहचानने में गलती कर ली थी। नहीं नहीं ताइश मामू, ये दुलकर नहीं है। अरहान फौरन से पहले बोला था। अच्छा, अगर ये ताइश नहीं है तो तुम इसके साथ क्या कर रहे हो? अरहान को झूठ बोलते देखकर वो गुस्से से कहने लगा था। वो क्या करने जा रहे थे वो अंदाजा लगा चुका था। यकीनन इन दोनों दोस्तों की मिली बखत की वजह से वो बेचारे दिलरेज को इस सब में फंसाने वाले थे। यहाँ तक कि वो अपना हेयर स्टाइल भी चेंज करके आया था। वो दुलकर नहीं बल्कि दिलरेज लगे। हाँ, एक डाउट फिर भी था, दुलकर कभी दिलरेज का नाम इस्तेमाल नहीं करता था, क्योंकि वो दिलरेज के साथ कोई तल्लक रखना नहीं चाहता था।
मैं इसकी ड्यूटी कर रहा हूँ, इसकी सिक्योरिटी गार्ड हूँ। कसम से मम्मी ये दुलकर नहीं है, आप इसका आईडी कार्ड चेक करें, अभी चेक करें। वो ज़रूरत से ज़्यादा ही दुलकर के नाम पर जज्बाती हो रहा था, जबकि दिलरेज ने इसे घूरकर इसकी तरफ देखा था। कम ऑन मामू, मैं आधी रात को अपना आईडी कार्ड साथ लेकर थोड़ी ना आया हूँगा, मैं तो चोरी करने आया था। शान की बिल्ली, इसने अपने हाथ में मुझे छोटी सी बिल्ली की टोकरी दिखाई थी। वट एवर, बिल्ली मिल गई ना तुम लोगों को, चलो निकलो इधर से। आधी रात को दूसरों की नींद खराब नहीं करते दिलरेज, वो कहते हुए अपने कमरे की तरफ चला गया। तो दिलरेज और तेजी से बाहर भागने लगा, इसके मुंह से अपना नाम सुनकर इसकी पीठ को घूरने लगा था। मामू वो क्या है कि मेरा बेस्ट फ्रेंड है ना, इसकी बीवी को बहुत शौक है बिल्लियां रखने का, इसलिए मुझे आधी रात को यहाँ आना पड़ा। आपकी दफा वो पहली दफा शर्मिंदा हुआ था, वरना दुलकर के नाम पर कोई भी उल्टा सीधा काम करते हुए इसने आज तक शर्मिंदगी महसूस नहीं की थी। बिल्ली मिल गई ना, तुम्हें लेकर निकलो, और शान को बताने की जरूरत नहीं है कि ये बिल्ली तुम्हारे पास है। मैं वैसे भी नहीं चाहता कि शान किसी चीज को सर पर सवार कर ले, इसके एग्जाम्स होने वाले हैं और इस बिल्ली की वजह से वो बुरी तरह अपने काम से डिस्ट्रैक्ट हो रहा है। लेकर जाओ इसे यहाँ से, और आज के बाद इस घर में कोई जानवर नहीं आना चाहिए। इसने रोशानी की तरफ देखा तो इसने फौरन हाथ में सर हिलाया था। रोशी बेटा, अगर शान ने सुबह शोर मचाया रोशी बेटा, अगर शान ने सुबह ज़्यादा शोर मचाया तो इसे मेरा मैसेज दे देना कि एग्जाम पर फोकस करो। बिल्लियां पालने से इंसान कामयाब नहीं होता, और अगर वो फर्स्ट पोजीशन लेकर आएगा तो इसे दिलरेज भाई से अपने साथ फौरन टूर पर लेकर जाएगा। वो मुस्कुरा कर कहता अरहान को पीछे आने का इशारा कर चुका था। ओके दुलकर भाई, आप परेशान मत हो, मैं शान को हैंडल कर लूंगी, वो मजे से बोली थी, जबकि दुलकर का नाम लेने पर अरहान ने पीछे से घूरा था, जबकि दिलरेज मुस्कुराते हुए बाहर निकल गया था। बेवकूफ, अकल से पैदा लड़की, तुम खूबसूरत नहीं हो, खूबसूरती की तौहीन हो, अकल नाम की कोई चीज नहीं है तुम्हारे अंदर। जब तुम्हारे अब्बे ने कह दिया कि वो दुलकर नहीं दिलरेज है, तो ये बात तुम्हारी अकल में समाई ही नहीं। तुम्हारा लाला पकड़ा जा चुका है, लेकिन तुम्हें अब तक समझ में नहीं आया कोई इतना पागल भी कैसे हो सकता है। वो इसे घूरते हुए बाहर निकलने लगा था, जबकि उसकी बातों पर गौर कहाँ कर रही थी। वो तो बस इसके कम अकल, बेवकूफ और खूबसूरती की तौहीन वाली बातों पर अटकी हुई थी। इसकी इतनी इंसल्ट करके वो चला गया था। अरहान नकवी, अल्लाह करे तुम गंजे हो जाओ, तुम्हारी बीवी भेंगी हो, तुम्हारी सारी जिंदगी रोते रहो, कमीने कहीं के। मैं तुम्हें खूबसूरत नहीं लगती, अकल के अंधे तुम हो, चोर कहीं के। आई हेट यू। वो गुस्से से पैर पटकती अपने कमरे में जाकर बंद हो गई थी। हर चीज कबूल थी, लेकिन इसे अपनी ब्यूटी पर कोई खराब कमेंट हरगिज कबूल नहीं था।